अब हम लोग लाइव हो गए हैं। जॉन साहब की आवाज नहीं आ रही है शायद। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? टूटू और नोट चौहान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अब आवाज आ रही है। हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है। अरे अरे सर अब आ गई है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो जॉन सर के हमारे जो इससे संवाद से जुड़े हुए हैं, जवान साहब नमस्कार। आपको भी नमस्कार जवान जी। सभी को मेरी ओर से भी सभी को राम राम। हेलो जी जी सबको नमस्कार। नमस्कार। भारती जी को नमस्कार। प्रणाम 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 चौहान जी को की दर्शन नबा लागे और हम लागे ना आदरणीय देखो जोशी, दोनों जोशी जी को अभी मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद जवान साहब, राजी खुशी। सब बढ़िया हो भाई जी। सबसे पहले खुशी की बात है कि आप लोगों से लाइव मिलने का जो हमें समय सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम धन्य हो गए। और जी बहुत भारत बढ़िया, के सानिध्य में तो कह रहा है। बहुत बढ़िया। जोशी जी, मैं चाहूंगा कि अब हम लोग लाइव आ गए हैं तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। जरूर जरूर। जी नमस्कार, मैं महावीर सिंह रावत, डिजिटल सारथी से। और आज का जो कार्यक्रम है वो है जौनसार बावर कला और कलाकार का संवाद। ये संवाद जो है हम लोगों ने सोचा था कि कला के ऊपर भी कुछ कार्य किया जाए, कलाकारों को भी कहीं ना कहीं जो है बातचीत करने का मौका दिया जाए। एक डिजिटल मंच जो बनाया था, हम लोगों ने बनाया है उसके माध्यम से। तो हमारे साथ आज 6 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं कुलानंद जोशी जी, आईएएस अधिकारी हैं, ग्राम छोटऊ से हैं। पिछले 2 वर्षों से अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम 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 जोशी, नमस्कार सर। और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं जोशी जी कहीं चले गए, क्या करें? दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं आरसी जोशी जी नहीं दिख रहे कहीं पे। हाँ अब दिख गए। दूसरे हमारे पैनलिस्ट है रमेश चंद्र जोशी जी, ग्राम मेहराना से हैं। आईएएस एलाइड प्रतिष्ठित सिविल सर्विस एग्जाम 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इस समय एडीजी के पद पर, अपर महानिदेशक के पद पर भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय में भी कार्यरत हैं। जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। नमस्कार सर, प्रणाम। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो है नंदलाल भारती जी, ग्राम टुंगरा से हैं। जौनसार बावर के जौनसारी संगीत के जनक भी कहे जाते हैं और विश्व संस्कृति महोत्सव 2016 में उत्तराखंड का नेतृत्व भी किया, सौभाग्य मिला था इनको। और भारतीय लोक कला महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी में प्रशासनिक अधिकारी के कार्य पद पर कार्यरत हैं। भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम जी। जी और हमारे साथ जो अगले पैनलिस्ट हैं श्याम सिंह चौहान जी। श्याम सिंह चौहान जी ग्राम दो से हैं। 1998 से अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं और रचनाकार है। करीबन 200 से ऊपर उन्होंने गाने लिखे हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो चौहान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम मेरा सभी गुरुजनों को। मैं आप लोगों से सबसे छोटा एक कलाकार हूँ। मेरा सबको कोटि कोटि प्रणाम आप लोगों से। आज मुझे
मिलके बड़ा परम सौभाग्य है मेरा जो आप लोगों से आज थोड़ी सी मेरे अगले बारे में जो चर्चा हो रही है। बाकी अगले जो रावत पैनलिस्ट जी, हैं हमारे साथ वो है बाबूराम शर्मा जी। बाबूराम शर्मा जी ग्राम लावड़ी से हैं। 22 साल का अनुभव है इनका एल्बम एडिटिंग में, जो डायरेक्शन करते हैं। और सन 2000 में इन्होंने जो है स्वागत फिल्म करके एक प्रोडक्शन बनाया था, और एक सिंगर भी हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद रावत जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा, आपने हमको जोड़ने का कार्य किया सभी लोगों को। और सौभाग्य में अपना एक कहूंगा कि हमारे साथ में आपने आदरणीय कुलानंद जोशी जी, आदरणीय रमेश चंद्र जोशी जी, नंदलाल भारती जी, श्याम सिंह चौहान जी, सीताराम चौहान जी, तमाम सारे वरिष्ठ लोगों को आपने आज हमसे मिलवाने का काम किया। इससे मैं ऋणी हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी धन्यवाद सर। और अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो है सीताराम चौहान जी, ग्राम डिमोज से हैं। 1992-93 से अपनी गायकी इन्होंने शुरू करी थी और लोक संस्कृति से काफी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे सिंगर हैं। जॉनसर बावर के कई सुपरहिट एल्बम दी है। तो चौहान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रावत जी और डीजल सारथी ने जो ये जौनसार की सांस्कृतिक भावना का जो संवाद किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और बहुत बड़ी मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और आप लोगों ने हमारे जौनसार के जो महान विभूतियां उनसे हमारा रूबरू करवाया है, उसके लिए भी आप बहुत बहुत हमारी ओर से बधाई के पात्र हैं। जी 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 जी। तो सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोगों का नेटवर्क भी लगभग क्लियर ही है शायद। हाँ, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, ताकि मतलब जिससे प्रश्न किया जाए वो ही अपना माइक खोलें। चौहान जी, शर्मा जी, क्योंकि वैसे आवाज इको हो जाती है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। माइक दे म्यूट करी। मेरे फोन की तो शायद लीड खराब हो रही है। कोई नहीं, आप उस पे स्क्रीन पे जाके जो है उसको टच कर सकते हैं। ओके। माइक को, खाली वीडियो को नहीं, माइक को। जब आपकी टर्न आएगी फिर आप जो खोल सकते हैं, नहीं तो पीछे से बोलते तो वो आवाज आती है इसमें। ओके। तो मेरा जो पहला जो प्रश्न है, अब कला का जॉनसर पावर कला और कलाकार संवाद हो रहा है, तो कला की ही बातें होनी चाहिए और कलाकारों से ही बातें हो रही हैं। तो ये सौभाग्य हमारे इस फोरम का और समस्त आज जो देखने वाले हैं। मेरा पहला जो प्रश्न है वो है कुलानंद जोशी जी से। जोशी जी, आप एक लेखक भी हैं और आई थिंक शायद गायक भी हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है, कला और कलाकार का जो जॉनसर बावर के संस्कृति और समाज में क्या भूमिका रही है, जो पहले की जो कला और कला है? बहुत बहुत नमस्कार सबको। और आप ने एक बहुत ही अच्छा शुरुआत की है इस संवाद के माध्यम से। और इसमें हमारे तमाम जो इस क्षेत्र में श्री रमेश चंद्र जोशी जी, श्री नंदलाल भारती जी, श्री सीताराम चौहान जी, श्री श्याम सिंह चौहान जी, श्री बाबूराम शर्मा जी, तमाम जो है जिन्होंने बहुत ही रचनात्मक योगदान दिया है लेखन में, गीतों की रचना में, गीतों को गाने में। तो हमारा जो जौनसार बावर क्षेत्र है ये एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसको जनजातीय क्षेत्र के रूप में भी पहचाना गया 1967 में। और जितनी भी जनजातियां हैं भारत की हो, विश्व की हो, वो उनकी जो विशेषताएं होती है उसमें उनकी कला और संस्कृति बहुत बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि वो जो मानव का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके तत्व हैं उसमें, उनकी कला और संस्कृति में। और उसमें जो कृत्रिमता नहीं है, मतलब हमारी कलाएं ऐसी है जो हम कोई कृत्रिम प्रयास नहीं कर रहे, वो लोगों की जुबान से निकली हुई है, लोगों का जो मन है, जो मनोभावनाएं हैं, उससे कला और संस्कृति हमारी उसका उद्गम हुआ है। तो अगर आप देखेंगे जो छोड़े भारत हैं उसमें पूरी गाथाएं हैं,
जो विधाएं हैं, कला गीतों की जो विधाएं हैं, हारूल है, जो गीत है, और उन्हीं गीतों को फिर लोक नृत्यों की विधाओं से तालमेल उसका बिठाया गया है। तो जब हम अच्छे मूड में होंगे, जब हमारे त्योहार होंगे, पर्व होंगे, तो हम उसको अलग अलग तरह से मैदान में, घर के अंदर उन गीतों को, उन नृत्यों का प्रदर्शन करेंगे। अगर हम खेत में काम भी कर रहे हैं और खेत में हम सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो भी काम, जो सुबह हम खेत में गए, शाम तक हमने कितना काम निपटाना है, तो उस काम करते हुए भी कुछ गीत जो है वो महिलाएं और पुरुष जो है कुछ गीतों का सहारा लेकर के उसमें भी कला का संगम किया गया है। तो इधर जो अब ये क्रांति हुई है, जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्रांति हो गई है कि जिसके अंदर कोई छोटी सी भी कला छुपी हुई है वो तुरंत जो है आप देखते होंगे यूट्यूब पे आ सकता है। तो इस समय, इस दौर में जो हमारे मूल जो लेखक हैं और जो मूल चिंतक हैं, जैसे श्री नंदलाल भारती हैं, श्री रमेश चंद्र जोशी जी हैं, इसके अलावा जो कलाकार हैं जैसे सीताराम चौहान जी हैं, जो लोगों की नब्ज, जिनके गीत लोगों के अंतरतम तक पहुंचते हैं, श्री बाबूराम शर्मा जी हैं, जो जगह जगह जौनसार बावर में जाके फिल्मांकन के माध्यम से उन गीतों के हाव भाव को फिल्मांकन करते हैं, या श्री श्याम सिंह चौहान जी ने, जैसे आपने बताया कि 200 से ऊपर वो रचनाएं कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है कि हमारी जो मूल भावना है हमारी कला और संस्कृति की, हम उससे, उसकी परिधि में और उसके जो सीमाएं हैं उसमें रहते हुए हम इसको आगे बढ़ाएं। और उदाहरण के तौर पे जैसे श्री रमेश चंद्र जोशी जी ने कुछ रचनाएं ऐसी लिखी हैं जैसे पर्यावरण के ऊपर लिखी है, और जैसे जो कि सार्वभौमिक हो सकती है, मतलब एक आदमी से जुड़ी हुई नहीं है, पूरे समाज से जुड़ी हुई है, या मातृशक्ति के ऊपर कोई गीत उन्होंने बनाया है, तो वो कोई भी मनुष्य है हमारे इलाके का, वो जो भी माता के प्रति एक भावना होती है तो उसका उसमें प्रकटीकरण हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी जो ये यात्रा चल रही है इसमें सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। श्री नंदलाल भारती तो एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो रंगकर्मी हैं, खुद कलाकार हैं, और उनको जो मंच पे उसको किस रूप में पेश करना है उसकी बहुत ही बारीकी से उनको परख है। जी जी जी। तो मैं जोशी जी आऊंगा अभी अगले प्रश्न के साथ। मैं आमंत्रित करूंगा रमेश चंद्र जोशी जी को। जोशी जी, आप खुद रचनाकार है काफी, मैंने आपकी जो आपने एल्बम्स में गाने वगैरह लिखे हैं मैंने सुने भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जौनसार बावर की जो हमारी कला संस्कृति है वो कितनी पुरानी है और कितनी बहुआयामी थी, या कह लो कि जीवन काल में इसका क्या समावेश था? आप म्यूट हो रखे हैं आप। जी जी, एक बार आप सबको फिर से नमस्कार। जैसा सबने कहा, बाबूराम शर्मा जी ने बड़े अच्छे से उसका उल्लेख भी किया, जो डिजिटल सारथी ये काम कर रहा है, हम लोगों का संवाद हो या हमारी कला हो, इस क्रांतिकारी माध्यम, जैसे फुलानंद जोशी जी ने भी कहा कि इसके माध्यम से देश हो, अपना जौनसार बावर तो क्यों ना हो, दुनिया तक हम अपनी संस्कृति के जो बारीक पहलू हैं वो उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस पैनल के बाहर भी बहुत गुणी लोग हैं, वो भी ये सब जानते हैं, हमसे भी बेहतर हो सकते हैं। और इस पैनल में भी एक से एक धुरंधर लोग हम कहेंगे जो अपनी संस्कृति के वाहक हैं। आप सब बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि कितनी अतीत या कितनी पुरानी हमारी संस्कृति हो सकती है, मैं समझता हूँ कि पिछले आपके पैनल डिस्कशन में एक बात आई थी कि जौनसार बावर की जो संस्कृति सभ्यता है वो शायद आदि काल से ही हम लोगों के साथ हैं। और जैसा कुरान भाई साहब ने अभी जिक्र किया, हमारा ये जनजातीय क्षेत्र है, भले ही 1967 में इसको जनजातीय शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में डाला गया हो, लेकिन उससे पहले से ही हम लोग इस जनजातीय स्वरूप में एक अपने अनोखी और विलक्षण और बहुत ही
अद्भुत संस्कृति से जीवित जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं, उतनी ही पुरानी ये संस्कृति है। उसमें जैसे जिक्र आया था कि अशोक के काल के तो हमारे पास प्रमाण हैं, तो हमारे यहाँ की सभ्यता या संस्कृति कह लो उस समय भी भव्य रूप में रही होगी। नहीं सर, मैं कला और संस्कृति उसकी बात करूंगा, कला और जिसके तो मैं मतलब वही कह ये, रहा हूं, कला और संस्कृति भी ये उतनी ही पुरानी होनी चाहिए। जी जी क्योंकि जी, हमारे कला या संस्कृति का जो बेसिकली जो स्वरूप हमारे सामने है वो गायन में ही रहा। लोक गायन में ज्यादातर हमारे पास उपलब्ध है। लोक गायन में जो प्रचलित लोक गायन है, आप लोग सुनते होंगे दिवाली में या आगे पीछे भी, महाभारत कालीन कथाएं की उन्नतियां हमारे गायन में है। रामायण, रामचंद्र जी का जो काल था उसके हमारे गायन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उस समय के। तो वो अभी भी उतने ही भाव विवरों के लोग गाते हैं। जो पांडवों का अज्ञात काल था उसका गायन हमारे यहाँ उपलब्ध है। उस समय एक कालखंड ऐसा भी रहा जब ये हमारे यहाँ एक बैराट खाई जो जगह है वहाँ राजा सामू शाह रहते थे, बड़े क्रूर राजा थे, उनका अंत किस प्रकार से हुआ वो गायन हमारे पास उपलब्ध है। उसमें हमारी संस्कृति भी, कला भी छुपी है और इतिहास भी छुपा हुआ है। तो ये उतनी ही अतीत है जितना ही कि मुझे लगता मानव सभ्यता है दुनिया भर में कहीं भी। और मुझे तो अगर हमारे पास जो उपलब्ध प्रमाण है देश में वो सिंधु घाटी की सभ्यता उससे भी परे के हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता आज से करीब 2500-3000 साल पुरानी, नहीं करीब 4500-5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो जो सारी संस्कृति भी उससे उतनी ही प्राचीन है। सर अगर कला की बात करें, जैसे हम जो गाने वगैरह है हमारे जो पौराणिक है, जो इतिहास को कहीं ना कहीं जो लेके आ रहे हैं, थोड़ा उस पे उसकी अगर बात करें तो उसके मैं उसमें जाऊंगा, पीछे जाऊंगा उसमें, कि वो कितने पुराने, किस तरीके से जो वो पहले थे और आज के में जो है किस तरीके से उसमें बदलाव है। हाँ, मैंने जैसा जिक्र किया कि एक जो हमारे यहाँ रोहिणो रात जो गीत गाया जाता है जी उसमें रामचंद्र जी का जो वनवास का फेज है, जब वो सोने का मृग का उनके यहाँ प्रकटीकरण होता है, उस पूरे घटना चक्र को उस गीत में दर्शाया गया, बड़े रोचक तरह से दर्शाया गया है। कैसे रामचंद्र जी, कैसे सीता माता उनसे कहती है कि इनकी मृग की छाल होनी चाहिए, किस तरह से वो जीवन यापन शायद करते थे उस समय, तो उसका उसमें जिक्र है। तो अब लगा लीजिए कि रामायण जो काल का जो युग रहा है उसका हमारे यहाँ गायन में, लोक कला में समावेश है। वो गायन, वो गीत तब से लेके अब तक उसी रूप में प्रचलित है, उतना ही पॉपुलर आज भी है, उतना ही लोग उसको आज भी पसंद करते हैं। उसी तरह से महाभारत के जो कालखंड है, केदारनाथ जी की जो एक स्तुति होती है जिसमें कि भीम जो है महाभारत के, और उसको उनको कहते हैं कि वो कुछ बीमारी सी हो गई थी, तो उनको पंडित सहदेव जी थे, उन्होंने ये गायन में है कि ये कहा था कि आप जो है वो केदारनाथ जी पे स्पर्श कर लें तो वो आपका जो है रोग दूर हो जाएगा। तो वो उसको कहते हैं कि एक जो लाइन उसकी मैं थोड़ी सी गा के सुना देता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इस तरह से है कि मतलब वो मुझे पूरा गाना आगे पीछे का याद नहीं, पर वो एक लाइन जो ये वाला कि वो जब उनका पीछा करते हैं, मुझे अपने को रोग से मुक्ति लेनी है, तो उसमें यही आता है कि वो गोराघाटी का भी जिक्र आता है जो रंगियों के। बिल्कुल, आप थोड़ा अगर उसके दो शब्द तो सुना दें। वो आधी लाइन मुझे याद है, बाकी शायद नंदलाल जी को याद हो, सीताराम जी भी पुराने गायक, वो भी सुना सकते हैं उसको, वो इंटरवीन कर सकते हैं। उसमें इतनी लाइन शायद कुलानंद जोशी जी को भी वो याद होना चाहिए। वो है कि खेराई ने आओ गोरा गाटिया बाटू, खेराई ने आओ गोरा गाटिया बाटू, तेरी भी ले एक भी ना देखूं, देखूं देखूं 10 बड़ो देखूं। इस तरह की वो लाइन है। जब केदारनाथ की भिरुड़ी का जो विसर्जन होता है, जिसको हमारे यहाँ केदारनाथ जी का प्रसाद कहते हैं, अखरोट की भिरुड़ी, उस भिरुड़ी से पहले ये पूरा एक बड़ा जोशीला गायन होता है। उसमें ये इतनी पंक्ति मुझे ध्यान है। आऊंगा बिल्कुल जोशी जी, आपके पास आऊंगा। मैं थोड़ा नंदलाल भारती जी के पास जाना चाहूंगा। भारती जी, भारती जी, आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर दीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं नंदलाल भारती जी? हेलो।
हेलो हेलो हाँ जी जी, आ रही है जी। सर आवाज? हाँ, जी मैं जी आपके जी। पास आऊंगा। जैसे अभी जोशी जी ने बताया कि अभी पांडवों की बात करी है, तब से हमारे जो संगीत और जो कला है उसका कुछ अंश इन्होंने बताए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जौनसार बावर की जो कला है वह अपने आप में काफी जी पुरानी है, जोशी जी ने वही बताया। ऐसे में हम अगर संगीत और जी कला की बात करते हैं तो वर्तमान में इसे हम कहाँ पर देखते हैं? आपने तो काफी मंच संचालन किए हैं, काफी मंचों पे आपने जो है जौनसार बावर का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रखा है। किस तरीके से देखते हैं आप वर्तमान की परिस्थिति को? हेलो तो जी 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 सर, जय महासु देवता की। आ रही है सर आवाज सबको? हाँ, आप अपना हेलो वीडियो राव जी, आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। वीडियो, अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो सबसे पहले तो सर मैं आप सभी लोगों की गौरवमय और मंगलमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जी जी मैं जौनसार बावर के लोक साहित्य और लोक संस्कृति और समाज के प्रति जो जागरूक और अनमोल रत्न है, उनकी खोज और संग्रह और संगठित करके जो आज आपने एक सकारात्मक पहल के लिए हम सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया है, मैं राव जी डिजिटल सारथी को और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज इस डिबेट में, इस वार्ता में बहुत से जो विद्वान जन, विचारक, ज्ञानवान गुणी जन, जिनको आप लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं समझता हूं कि, और बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं सर, कि मेरी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि मैं इसमें कुछ कह सकूं। उसका मैं ये प्रमाण दे सकता हूं। मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे कि मैं अपनी खुद की 5 पीढ़ियां नहीं जानता हूं, तो फिर मैं ये 200 साल का 500 साल का इतिहास तो मेरे बस की बात है ही नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं करीब पिछले 30-35 सालों से लोक संस्कृति के पगडंडियों रास्तों पर चला हूं और शायद पहुंचा कहीं भी नहीं हूं, लेकिन अपने अनुभव आपके सामने साझा करना चाहता हूं। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं और जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ अपने ये शब्द उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा ये कोई आदेश, कोई भाषण या कोई उपदेश नहीं है। मैं केवल निवेदन कर रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं कि अगर हम लोग आपके इस सब्जेक्ट पर आते हैं कि जौनसारी लोक संस्कृति का अतीत, वर्तमान और भविष्य, तो इसके लिए राव जी जी अगर हमको अमृत निकालना है तो फिर समुंदर को मंथना पड़ेगा। हम लोगों को इस इतिहास के बिल्कुल। लिए अतीत में जाना पड़ेगा, तब हम वर्तमान में पहुंचेंगे और तब हम भविष्य की ओर झांक सकते हैं। इसके लिए मैं केवल एक उदाहरण मात्र से शुरुआत कर सकता हूं, बाकी तो बात चलती रहेगी, क्योंकि कुलानंद जोशी जी जैसे विद्वान जन बैठे हैं, रमेश चंद्र जोशी जी जिन्होंने बहुत सारा संग्रह करके जौनसारी संस्कृति को फोकस किया है, उस पर केंद्रीकरण किया है। मैं तो केवल मंचों तक सीमित रहा हूं अपने लोक गायन, लोक गीतों के माध्यम से। आपका दायरा बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपके इस सब्जेक्ट पर आते हैं, तो अतीत में सर जो संस्कृति है, जहां तक मैं मानता हूं, जी हम जिस लोक में जन्मे हैं, जिस समाज में जन्मे हैं, उस समाज के जीने की जो प्रक्रिया है, हमारे जीने का जो तरीका है, हमारे जो संस्कार हैं, उससे हम लोग कैसे जीते हैं और वो बाद में संस्कृति बनती है। और उस संस्कार और संस्कृति के लिए मैं केवल एक उदाहरण दे करके अपनी ये पहले दौर की बात को खत्म करूंगा, ताकि सभी लोग उस पर विचार विमर्श करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोग संस्कारों की बात करते हैं, तो पता नहीं किसी ने 25 तो किसी ने 24, लेकिन 16 संस्कारों की बात आती थी जो हमने सुनी है। और उसमें से कुछ संस्कार ऐसे हैं जो आज भी प्रचलन में है, जैसे हमारा जो है जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, और लास्ट में फिर अंतिम संस्कार है जो करते ही करते हैं। लेकिन सर इसका जो पहला संस्कार था ना, उसको बोलते थे गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार, जहां से मानव का अंश पेट में आता है और वहीं से हमारा संस्कार और संस्कृति का एक प्रकार से पौधा अंकुरित होता है। तो उस गर्भधान संस्कार के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ, मैं जोशी जी आपको भी कोट करता हूं और रमेश चंद्र जोशी जी को भी, हमने ये सुना था, क्योंकि बात चल रही है तो शुरुआत मैं समझता हूं कि पहले कदम से होनी चाहिए, तब हमारी संस्कृति का जो माहौल है वो हम लोग समझ पाएंगे।
जब हमारा विवाह होता था और विवाह के बाद गर्भदान संस्कार की बात आती थी तो हम लोग पंडित के पास जाते थे। पंडितों से बकायदा पूछा जाता था इस बात को कि हमारा वर वधु का शारीरिक मिलन का क्या समय रहेगा। ये बात थोड़ी उटपटांग या कुछ हो सकता है ऐसे लग रही हो, लेकिन ये बात हमने सुनी थी कि तब हमको यहां तक पहुंचना पड़ता था। और आज हम लोगों ने उन संस्कारों को भूलते हुए हम लोग सब बहुत पाश्चात्य की तरफ चले गए। भारती जी, जी मैं थोड़ी जी कला जी की बात करूंगा कि जो कला है, हाँ क्योंकि इसमें थोड़ा समय का भी वो रहता है कि कला की जो वर्तमान पहले की स्थिति जो जोशी जी ने बताया कि पांडवों के समय से चली है, और एक मुखड़ा भी इन्होंने सुनाया था। वर्तमान जी स्थिति की बात बता रहा हूँ, आप कह रहे 30 साल आप इससे आपको एक बहुत मैं अनुभव है। मुझे नहीं लगता कि महावीर जी थोड़ा इंटरव्यू करूंगा। जी 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 नहीं, पांडवों के समय से नहीं चली है। पांडव जब आए उस समय भी जिक्र हुआ, तब हम तो ऑलरेडी वैभवशाली थे वहां पे। हाँ, पांडवों मतलब को ये हमने शरण दी है। जी 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 पांड मतलब वो जो अज्ञातवास में गाने हैं। पांडवों को हमने शरण दी है, यानी जी जी उससे भी बहुत पहले से हमारी संस्कृति रही है, कला रही है। लेकिन हाँ, मतलब नहीं, मैं वर्तमान में थोड़ा हमें तो एक जी सेंटेंस छोड़ दूंगा कि जी 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 भाई साहब ने भी बताया कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कला रही है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे कुछ विवाह संस्कार रहा हो, कोई भी आप वो ले लीजिए। जबकि मृत्यु काल में भी जो कला का एक रूप हमारे इसमें जो उसमें बाजे बजते थे, बिल्कुल बिल्कुल जी जी वो भी कला का ही एक हिस्सा रहा है। बस मैं जी इतना कहना चाह रहा हूँ। तो जी 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 भारती जी, जी जी। तो सर मैं ये कह रहा था कि हम हाँ लोग जी, हाँ जी, नाच गाने पे गीतों पे आते हैं, क्योंकि ये तो जी हमारा जी वास्तव में हमारी हमारी जो ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण और हमारा जो इतिहास है वो गीतों में ही कायम रहा है। और गीतों के ही माध्यम से आज हमारे पास उसके अवशेष भी हैं। जैसे जोशी जी ने कहा कि हम लोग पांडवों के वंशज थे या पांडव हमारे वंशज थे, तो हम लोगों के पास मात्र उतना ही साक्ष्य था कि हम लोग गीतों के माध्यम से ये सुन पाए कि पांडव यहाँ आए थे, तब उन्होंने जो है लाखा मंडल या गोरा घाटी में यहाँ पर बाबूराम शर्मा जी है, उनके तो बिल्कुल ये वो इस क्षेत्र के से आते हैं। तो लोक संस्कृति का सर जो हमारा जीने की जो पद्धति है वो उन्हीं गीतों के आधार पर हम लोगों ने कायम की है। 12 संग्रांदों के फिर हमारे अपने ऋतुगत जो त्योहार है उन त्योहारों के आधार पे, हमारी फसलों और खान पान के आधार पे, लेकिन हर चीज को हमने गायन से जोड़ रखा है। लोक संगीत के बगैर हमारा कोई सा पक्ष भी आगे बढ़ा नहीं है। और उसी के साथ साथ हम लोग अपना खान पान, जीवन, नाच गान, मरण, जीवन, सब कुछ ये भी सर करते रहे। जी 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 हाँ, मैं जी आऊंगा अभी बाबूराम शर्मा जी के पास आऊंगा। जी जी शर्मा जी, अभी बात करी है इन्होंने, भारती जी ने, कि लोक संस्कृति की बात करी है, और आप जो है खुद उस क्षेत्र से हो जहाँ पे जो है लाक्षागृह है और लाखा पांडव मंडल से है। जी जी क्या देखते हैं कि पुरानी जो हमारे जो कला थी, जो नाच गाने थे, उसका कितना मतलब अभी तक अस्तित्व है जो वर्तमान में स्थिति है? बिल्कुल रावत जी, वैसे तो बहुत कुछ बोल दिया है आदरणीय जोशी जी ने, बहुत दोनों अच्छा। व्यक्ति ने बोल दिया, और भारती जी ने बहुत कुछ समझा दिया हम लोगों को। देखिए, लाखा मंडल की बात नहीं है, बात पूरे जौनथार बावर की है। बिल्कुल। जौन बावर सांस्कृतिक धरोहर है और धरोहर रहेगी। हमको सिर्फ एक चीज पर आना है, थोड़ा पलायन पर, क्योंकि आदरणीय जोशी जी उसमें चीफ गेस्ट थे जब 2017 में एक संगोष्ठी हुई थी। हमने वहां पर भी एक विचार रखा था, एक शॉर्ट फिल्म डाली थी मैंने। हमने उसमें यही प्रश्न रखा था कि अगर हम पलायन को बचा सकते हैं तो हमारी लोक संस्कृति बचेगी। राव जी, जैसे अभी जोशी जी ने कहा था कि केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णन है हमारे जोनसार का कि पांडव हमारे शरणार्थी रहे। जोनसार की गुफाओं में उन्होंने अज्ञातवास का समय बिताया। जोनसार बहुत पुराना है, ये धरती बहुत पुरानी है। और तमाम बहुत सारे वक्ता, बड़े वक्ता ऐसे भी बोलते हैं बेचारा जोनसार। और मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है जब जोनसार को कोई बेचारा बोलता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम बेचारे हैं। जोनसार बहुत वैभवशाली है। जोनसार के अंदर ऐसी ऐसी चीजें, जैसे अभी आदरणीय जोशी जी ने कहा था कि भीम जो है गोराघाटिया, जब केदार जी का उन्होंने पीछा किया, जब पांडव लाखा मंडल में रहे, तो शायद आपने भी सुना होगा, एक गीत गाते थे कि लामोड़ा रे ओ रे जुनो छोटोड़ा पाला, हाथे चुंगा धनुष बाणो होइडी के चाला, क्या बात है। देखिने बहुत के ओरे जुनो कागज साबुजो
गोरा लागा घाटी आंदा गैंडेरा खोजो। तो कितनी बड़ी, हम कितने बड़े वैभवशाली की गांडा, जो गैंडा जो है बहुत बड़ा वो है, ये भी हमारे जौनसार में, ये पशु भी हमारे जौनसार में रहता था और जौनसार के अंदर होता था। तो एक लाइन उसके अंदर एक लाइन थी कि काचो मोसो माता खाइना कोरो बोलो डागो धुंदी ना ओडा रे फूंडी हिसी आगो बारा मारी मीरे गाणी तेरुओ भागो जादी बेटा और जूनो ऊंडी ले दियागो। जैसे है कि हमारे यहाँ रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें या हम जैसे आदरणीय जोशी जी ने अभी कहा था कि शकुंतल के अंदर जौनसार बावर का इतिहास थोड़ा दर्शाया गया है। जो हमारे 18 पुराण है, 18 पुराणों में से एक पुराण है शकुंतल। शकुंतल के अंदर जो मासुदेवता का अभी आदरणीय जोशी जी ने वर्णन किया था कि सामूसाई वंश के जो राजा, विराट वंश के जो राजा थे सामूसाई, बल्कि एक लाइन में भी लिखी थी कि तेरी सत्य गाथा देवा धेणी गीतों दी गाई अत्याचारी सामू के खा बंदे बूटे देने जमाई। तो हम लोगों के पास सबसे बड़ी संस्कृति हमारी जो देव धरती है, जो हमारे आराध्य देव है, वो संस्कृति कभी मिट नहीं सकती है और वो संस्कृति हमेशा रहेगी अगर हम उसका परिपालन करेंगे। तो निश्चित रूप से जोशी जी जौनसार के अंदर अभी गीत कला की बात है, हमारे यहाँ चुपुतिया जोंगुलाओं और दुनिया हमारे जेता रासू तांदी टोंडकिया, मतलब इतने गीत है, इतने गीत है, इतने गीत है। और आप जैसे लोगों से हमने सीखा है, आप जैसे लोगों से सुना, ऐसे विद्वान लोग जो आज पैनलिस्ट हैं, क्योंकि आप लोगों की उंगली पकड़ करके आप लोगों का मार्गदर्शन जब हमको मिला और आप लोगों को हमने देखा, आदरणीय नंदलाल भारती जी, कुलानंद जोशी जी, रमेश चंद्र जोशी जी, श्याम सिंह तोमर जी और सीताराम चौहान जी, मैंने और नंदलाल भारती जी ने सीताराम चौहान का एक वीडियो भी तेरे तमाशी बनाया था। आऊंगा बाबूराम जी, मैं आऊंगा अगले प्रश्न के साथ। थोड़ा पैनल भी थोड़ा बड़ा है और समय भी थोड़ा कम है, माफी चाहते हैं। मैं सीताराम चौहान जी के पास आऊंगा। चौहान जी, अभी जोशी जी ने भी कहा और आगे पहले जो पैनलिस्ट उन्होंने भी कहा और बाबूराम जी ने तो खैर थोड़ा इतिहास गा भी दिया। तो क्या ये इतिहास जो है, जो जिस तरीके का जो हमारे पास है, मतलब आप जो लिखते हैं या गाते हैं, तो ये आगे वाली जो वर्तमान की जो पीढ़ी है, इसको क्या मतलब आगे जाएगा या यहीं पे किस तरीके से मतलब ये रहेगा? पहले तो सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। हेलो जी जी, हाँ सुन आ रही, आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है, बिल्कुल। स्वागत स्वागत जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जौनसार के जो है तमाम महान विभूतियां आज इस डिजिटल सारथी से जुड़े हुए हैं, तो इनके आगे हम कह तो कुछ नहीं सकते। हम तो छोटे से अदने से कलाकार हैं। हमने तो छोटा मोटा लोक संस्कृति के लिए गाया है, बाकी तो खैर आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है। 90 के दशक से आप जब जो है गाने गा रहे हैं, 92-93 की बात है, तो मतलब एक अच्छा खासा अनुभव है जी। नहीं, वो एक चाहे गॉड गिफ्ट बोलिए हमें थोड़ा सा, बाकी उतना हमें नॉलेज नहीं इस बारे में। फिर भी जौनसार संस्कृति की शायद वो इस समय जो कल्चर है हमारा, उसकी मैं अभी एक कवि सम्मेलन की सुनी थी मैंने, उसमें एक लड़की बोलती है अपनी माँ से कि जो है कि माँ मैं जींस पहन लूं, तो बेटी माँ उसको उस समय मना करती है कि नहीं जींस मत पहनना। और आज के युग में जो बेटी कहती कि माँ मैं मिनी कट पहन लूं, तो माँ बोलती कि चलो कुछ तो पहन। मतलब वो वैसे से कंडीशन रहे हमारे जौनसारी संस्कृति के भी समय ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है रावत जी की जौनसारी की जो हमारी जो लोक संस्कृति भी और जो लोक संस्कृति है, तो मेरा मानना ये कि जितने भी हमारे जौनसारी कलाकार हैं, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है कि आप लोग सभी लोग संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। पर जो हमारी मूल संस्कृति है, जैसे जिसमें हारुल है वगैरह है, इस तरह के दिवाली के गाने अलग हैं, बिस्सू के गाने अलग है, मोड़ के गाने अलग है, तो मेरा सभी कलाकारों से एक निवेदन ये रहेगा कि जो हमारी लोक परंपरा है उसको उसमें कुछ मॉडलाइज नहीं करना चाहिए हमको। हारुल तो उसको उसी इसमें ठेठ इसमें गाना चाहिए, और ताकि आगे के लिए भी वो उसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे। और जितने भी लोक कलाकार, मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपने जो गाने हैं, पुराने गाने, चाहे दिवाली के गाने हैं, चाहे बिस्सू के हैं,
चाहे वो किसी बुढ़ियात के समय के हैं, चाहे वो मंडावणे के हैं, तो उसको उसी तरह से अंदाज में गाएं और उसका फिल्मांकन भी उसी आधार पे होना चाहिए। हारुल का तो तांद के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम तांद हारुल की लगती है तो हम एक परिवार की बेला में बन जाते हैं समस्त। तो लगता नहीं कि हम कहीं दूर दराज से 20 गांव के लोग भी जुड़ जाते हैं हारुल से कटे हुए, तो ये लगता है कि हम एक ही परिवार के हैं। तो ये हमारी संस्कृति रही है। बाकी मैं ज्यादा तो नहीं जान सकता, लेकिन मेरा सभी कलाकारों से ये अनुरोध रहेगा कि अपने जो लोकगीत है उसको लोकगीत के तरह से ही गाएं, उसको मॉड्यूलाइज नहीं करें। बाकी आज के युग के लिए हमें हर तरह के गाने देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जौनसार का क्षेत्र, मैंने कहा है कि एक छोटा सा क्षेत्र है, उतना इसमें हमको ये शायद हो सकता है चैनल के माध्यम से आज के तारीख में जो लोगों को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए एक माध्यम है कि चलो हर तरह के गाने गाओ, लेकिन लोकगीत भी जरूर गाएं सभी लोग, ताकि वो बने रहे हमारे बीच, जिंदा रहे आगे की पीढ़ी तक। जी जी राहुल। मैं श्याम सिंह जी के पास आऊंगा। आपने काफी रचनाएं लिखी हैं और जो है बहुत ही बढ़िया गीत लिखे, और आपके जो शब्दों में है पेवर जौनसारी सुनने को मिलता है। किस तरीके से आप जो है देखते हैं जौनसारी के वर्तमान जो युवा हैं? आप अभी इन्होंने कहा था चौहान जी ने कि हमको जो है इसको बदलना नहीं चाहिए, मतलब ठेठ जौनसारी पे रखना चाहिए। तो क्या ये आगे चल पड़ेगा इस तरीके से? लोग जो नए युवा पीढ़ी हैं इसको स्वीकार करेंगे क्या? प्रणाम मेरा सभी गुरुजनों को, जितने भी इसमें मेरे सबसे जितने भी मेरे इस ग्रुप में जुड़ा हूँ, सब मेरे सीनियर कलाकार है। मैं इन कलाकारों के सामने एक कुछ नहीं हूँ। मेरी बोलने की हैसियत और हिम्मत भी नहीं होती राहुल जी, क्योंकि इसमें वो लोग जुड़े हैं जिनको हम होता है। इसमें सारे जुड़े हुए हैं, जितने भी इसमें इस ग्रुप से जो जुड़ी है BLSG इस जिचड़े बस है वो, मैं उसमें बहुत छोटा होया करता था और आज भी छोटा हूँ। और नामों की जानकारी के गीत संगीत का इच्छा ये जरूर होगी। मेरा अपना एक शौक था गीत लिखने का, और इन लोगों की नकल करूँ था। नकल करते करते थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के बीच में गीत लिखूं, कोशिश करूँ। मेला भी अगर जब भी कभी गीत लिखने की अगर बारी आती है लोक संस्कृति की, तो मुझे ABCD का पता भी राहुल जी नहीं है। इतने इसमें लोग जो कलाकार जुड़े हैं, महान लोग जो OSBN में जुड़ी हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है और ना मेरी औकात। तो इन्हीं के साथ आगे बढ़ने का आपको मौका भी मिला। अगर आप इस तरीके से जो है बिल्कुल बात करें तो बाकी समान लायक जो है लोग हैं, तो इनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रश्न मेरा ये है कि क्या जो पुरानी जो संस्कृति है, और आप खुद भी लिखते हैं गाने, नई पीढ़ी कहीं ना कहीं इसे स्वीकार करेगी या नहीं? किस तरीके से आप देखते हैं? देखो रावत जी, अब जो कुछ अगर कहने में कुछ गलती हुई, कुछ मेरे इसमें माफी चाहूंगा पहले ही, क्योंकि मैं सबसे छोटा कलाकार हूँ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ। कि जो है ना कि पीढ़ी जो भी हो, जब कभी हम इन्हें चीज देखोगे तो जो पुराने गीत है, चाहे वो पुराने शब्दों से गीत लिखे हुए हैं, बातों से पुराने लोक गीतों के धुन से बने हुए गीत है, तो अल्लाह की जो नई जनरेशन था तो उसको किच ना समझो, चाहते हैं कि समझ नु लो आओ, चाहते हैं कि चले सोच नु ले आते, चाहे पब्लिक का फैसला होगा। अगर निकारो सुनी करो गीत भी हो लो तो उसे बहुत लोग पसंद कर दे। और जो जैसा कि चौहान जी ने कहा है कि जो हमारे पुराने गीत हो, अगर हम पुराने गीत शब्दों को लिखेंगे भी तो शायद ये कम लोग सुनते हैं। अभी इसमें हमारी भी समझ नहीं आता कि पब्लिक का आचा वाला के आज हिंदी वाले को के नकल करके, चाहे वो मैं हिमाचल की लोक संस्कृति की बात करता हूँ सजी, और हिमाचल के कुछ शब्द चोर करे, कुछ जौनसारी के शब्द चोर करे, कुछ है जो सही बोलो जो क्योंकि गीत छोलो इन आंडो नो पांडो से लोग बहुत पसंद करो। ये मेरे समझ से भी बाहर है रावत जी। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि अल्लाह के जनरेशन में हमें भी एक नए जनरेशन में हो जाऊँ, क्योंकि मैं सबसे छोटा कलाकार हूँ। जितने भी इस परिवार में जुड़े हुए हैं तो मेरे लिए सब आदरणीय मेरे गुरु है। मैं इनको पहले कैसेटों में इनके फोटो देखता था, आज मेरा परम सौभाग्य रावत जी जो आप लोगों ने मुझे इनके चरणों में एक बात जगह दी बैठने के लिए। जितने भी चाहे तो हमारे बड़े भाई भारती जी हैं, दोनों जोशी जी है, शर्मा जी है, मेरे बड़े भाई मेरे गुरु सीताराम चौहान जी है, जो मुझे आज सब लोगों के सामने जो आपने जोड़ा राव जी, मैं इसका आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब नए जनरेशन हम भी नहीं समझ पा रहे राव जी की मेरे समझ में ये बात पर है कि अब अगर उटपटा गीत हो, लूट पटांग गीत हो तो खूब लोग पसंद कर दे, डीजे पे भी बजेगा, आंगन में भी गाएंगे लोग, लेकिन जो हमें पुराने शब्दों के गीत लिखूं तो कम लोग पसंद करो। अब इसमें ये चर्चा का विषय भी है और शायद
इसमें आप मुझे समझा भी सकते हैं कि ये वजह कहा, मेरे समझ में खुद भी नहीं रहा हो जाती है बात। अब श्याम सिंह जी के समझ तो नहीं आ रहा, ये खुद जो है रचनाकार है और करीबन जो है काफी सारे गाने लिखते हैं। मैं कुलानंद जोशी जी के पास आऊंगा। जोशी जी, यही रचनाकारों को भी समझ पड़ रहा है कि ये मतलब किस तरीके से जो है जो नई जो जनरेशन है उनको ये गाने बनाया जाए, किस तरीके के उनको जो है संगीत सुनाया जाए। तो मेरा प्रश्न आपसे, इसका जो विकास में जो चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां हो सकती है सर? देखो, इसमें जो कला और संस्कृति होती है उस पे जो देश काल और परिस्थितियां होती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि पश्चिमी हिंदी में जो ये पंजाबी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, अवधी, उर्दू, ये सारी भाषाएं जो है समाहित है। तो एक बार हम अध्ययन कर रहे थे कि भाई ये जो हरियाणा के लोगों की भाषा है, ये खड़ी बोली टाइप की, इतनी कर्कश क्यों है, इसमें इतना जोर क्यों है, और या पंजाबी भाषा में भी कुछ चीजें इस तरह की है। तो उसका इतिहास से भी संपर्क रहा है, क्योंकि भारत पे जो आक्रमण होते थे वो हमेशा उधर पश्चिमी दिशा से, उत्तर पश्चिम से होते थे। तो जब तक आदमी घर में अपना कुछ आराम कर रहा है तब तक कोई ना कोई आक्रमणकारी आ जाता था। आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, आवाज आ रही है जी? हाँ, बिल्कुल आ रही है, तो आवाज आ रही है। आक्रमणकारी, हाँ, तो जब आक्रमणकारी आता था तो लोगों लोगों की बोली भाषा पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो इसलिए वो बहुत आक्रामक तरीके से बात करते थे। जैसे पंजाबी में एक शब्द है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं कि भाई जरा आओ, तो पंजाबी में बोलेंगे हूण आया। हूण आया मतलब मैं जल्दी आ रहा हूं। लेकिन हूण कौन था? हूणों के आक्रमण से जुड़ा हुआ था, कि मतलब हूण इतने जल्दी जल्दी आक्रमण करते थे कि वो बोली भाषा में ही तब्दील हो गया कि हूण आया। तो ये इसको समय जो बदल रहा है, तो कलाम संस्कृति जो है समय के हिसाब से उसको विकसित होगी। अगर आज के बच्चे जो हमारे सब पढ़ रहे हैं, कोई मेरे ख्याल से हमारे टाइम पे तो ऐसे कई थे जो मेल बच्चे थे या फीमेल जो लड़कियां थी, कई थे, 50% ऐसे थे जिनको 5वीं के आगे हमने 6वीं में नहीं देखा, जिसको फिर 8वीं के बाद 9वीं में नहीं देखा। आज सब पढ़ रहे हैं। तो जो जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर आ रहे हैं, कंप्यूटर पे गीत बनाया जा सकता है, मोबाइल आ रहे हैं, मोबाइल पे गीत बनाया जा सकता है, और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें जौनसारी भाषा में गीत बनाया जा सकते हैं, ताकि वो जो यंग जनरेशन है उसको हम लिंक कर दें उनकी। क्योंकि अगर हम गीत बना रहे हैं 50 साल पुरानी विषय वस्तु को लेके और उसकी कुछ मांग और है, तो वो बच्चा जो है सुन तो लेगा लेकिन वो जुड़ेगा नहीं उससे। तो जितने भी लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको उन विषयों, नए नए विषयों को खोजना पड़ेगा, लेकिन ठेठ अपनी पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी धुन में, और ऐसी धुन में जो वहां के लोक नृत्य से तालमेल रखे और लोग उसको जश्न के रूप में मनाएं। जैसे उदाहरण के लिए तांता का गीत जो है बहुत ही ऐसा गीत होता है जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होती है और कोई संगीत नहीं बजता, और बिना उसके जो है लोग सुनते हैं। उसमें अगर किसी की डेथ हो गई है, अगर किसी का कोई ऐसा कोई हादसा हो गया है, तो उस पर ज्यादातर तांदा के गीत बनते थे कि किस तरह किसी बंदे की मृत्यु हुई। तो इस तरह से बिना म्यूजिक के भी वो चलते थे। फिर देखा कि कोई, जैसे हमारे यहाँ मौन निकलते थे, तो मौन के लिए अलग गीत बना दिया, मौन के लिए ऐसा गीत बना दिया जिसपे ढोल मतलब पीटते ही रहो ताकि लोगों में एक उत्साह जाग जाए। जैसे वो था एक गीत था कि सुरुआ बूटू किया, सुरुआ बूटू किया गुगोती घुरो रे, नए नए छेड़ुए मोणो के झुरो रे, गोबेले ठारिया दो ढोल बाजो दो मानो रे, गोबेले ठारिया दो ढोल बाजो दो मानो रे, जोंत माविया हाजिया दारुआ सो मानो रे। तो इससे लोगों में जोश पनपता था। तो मेरा मतलब ये कि जो समय की आवश्यकताएं आ रही है
उसके हिसाब से नई कोई गाड़ी आ गई है, मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, जो लोगों की दिनचर्या से जुड़े हैं उसका भी विषय वस्तु बनना चाहिए। जैसे रमेश जोशी ने पर्यावरण के ऊपर कि भाई सड़क के किनारे वृक्ष लगाओ, एक बहुत ही इनोवेटिव जो है आधुनिक उसमें गीत बनाने की पहल की है। इसी तरह और भी जो इस तरह के तत्व हैं, तो जैसे श्याम सिंह चौहान जी हैं और हमारे सीताराम चौहान जी हैं, तो अगर लेखन भी मजबूत करना पड़ेगा, गायन भी मजबूत करना पड़ेगा और जो नई पीढ़ी है उससे जोड़ना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण यह है कि जब मैं अपने बचपन को याद करता हूं तो मैं देखता था कि जो 8-8, 9-9, 10-10 साल की लड़कियां छोटी छोटी, तो उनके बेचारियों के प्रॉपर ड्रेस भी नहीं होती थी। उनको एक ऐसी ड्रेस पहनाई जाती थी जिसको दोयड़ा बोलते थे। जैसे वो एक लांगरी नहीं होती कि ऊपर से नीचे तक एक ही जैसे मैक्सी होती है, तो ऐसा वो दोयड़ा पहनती थी वो लड़कियां। वो इतने मधुर गीत गाती थी आंगन में, 10-10, 15-15 लड़कियां इकट्ठे होके, कि उतने धुन में आज कोई बॉलीवुड वाले भी नहीं गा सकते, ट्रेंड लोग भी नहीं गा सकते। तो वो थे लोकगीत जो लोगों की जुबान पे चढ़ गए। तो इसलिए यंग जनरेशन के हिसाब से विषय वस्तु को बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मैं जोशी जी के पास आऊंगा। रमेश जोशी जी, अभी बात करी है कुलानंद जोशी ने कि मांग है और नया नया विषय है, नए नए तरीके से नए नए चीजों को जो है आगे लाना होगा, आगे नई पीढ़ी है। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं इन कुलानंद जोशी जी की बात से, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और कुछ कह रहे हैं भाई साहब, उनका कुछ म्यूट हो गया क्या? नहीं, हो गया था। अच्छा, वो वीडियो थोड़ा पीछे चल रहा है आपका जी। एनीवे, तो मैं कुलानंद जोशी जी की बात से पूर्णतया सहमत हूँ और ये उनकी बात को मैं थोड़ा एक और उदाहरण से आपको पुष्ट करना चाहता हूँ। मैंने कुछ समय पहले हमारे उत्तराखंड के रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जी। उन्होंने भी बिल्कुल ऑलमोस्ट यही बात कही थी कि जो अभी की जो काल परिस्थितियां हैं, उस अभी के पहनावा है, अभी का और चीज़ें हैं, अभी के रहन सहन है, वो उस पर फोकस करके बनाने चाहिए, लेकिन रोचक तरह से। जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे जो संस्कृति, हमारा जो धुन है, हमारे जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ बनाया जाए, गायन भी। लेकिन ये मैं थोड़ा इनसे और इसको मैं आगे थोड़ा ले जाऊंगा कि श्याम सिंह जी ने जो पॉइंट रखा था कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पसंद क्या आ रहा है आजकल के लोगों को। तो असल में मैं ये कहूँ कि ये किसी को कभी समझ में आया ही नहीं है कि जो उस समय की जनता है वो उनको पसंद क्या आता है। उसका मैं दूसरा उदाहरण ये देता हूँ कि जिस प्रोड्यूसर ने, रमेश सिप्पी जी ने शोले पिक्चर बनाई थी जी, अभी तक की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई उन्होंने, सब्जेक्ट मिला उन्होंने बनाई, वो दोबारा वैसी बना ही नहीं पाए। नहीं तो अगली फिल्म उससे और हिट बनाना चाहिए था उनको। तो ये एक लगातार संघर्ष है, हमें प्रयोग करते रहने पड़ेंगे। इस कड़ी में मैं ये भी कहूँगा कि हमें आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो और क्षेत्रों में जो प्रोग्रेस हो रही है और जगह जो किया जा रहा है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं ना, पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी है। अगर जो हॉलीवुड में भी कुछ गीत हो जो प्रसिद्ध हो, वो आजकल सब सुनिए आसानी से चुटकियों में आ जाता है, लाइव भी आ जाते हैं। तो लोगों को, बच्चों को, आजकल के बच्चे जो पढ़े लिखे, जैसे भाई साहब ने कहा कि शिक्षा भी सबके पास है, मोबाइल भी सबका आता, इंटरनेट भी सबका आता। ये तो जो डिजिटल क्रांति आई है सबका आता, इंटरनेट हो, वो सब देख सकते हैं। उनके टेस्ट को, ये हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इसका एक और तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दुनिया की सबसे रिच जो भाषा है अभी, जो दुनिया को कनेक्ट करती है, अंग्रेजी है। जी जी। लेकिन अंग्रेजी के आपड़े शब्द वो 20% से ज्यादा नहीं है। तो दुनिया की सारी भाषाओं के शब्द वो अपने में समा लेते हैं। हमारे चटनी हो, हमारे कुछ और शब्द हो, खिचड़ी हो, ये सब उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए। हमको भी अपनी भाषा में उसको और थोड़ी रिच, धनवान बनाने के लिए
दूसरी भाषाओं को भी अपने अंदर लेना पड़ेगा, शब्दों को भी लेना पड़ेगा, कला संस्कृति को भी, जो अच्छी चीजें हैं। नहीं इस तरीके से कि मतलब दूसरी जो संस्कृति आपका मैं समझ पा रहा हूँ कि दूसरी जो जैसे संस्कृति है उनको भी कहीं ना कहीं मिलाना पड़ेगा, तब इस तरीके से जो है आगे बढ़ सकता है। मैं थोड़ा सा बस ये बता देना चाहता हूँ आप सबकी जानकारी के लिए भी, जैसे जी मोबाइल के ऊपर मैंने एक गीत लिखा ही हुआ है, जी बल्कि एक बहुत हमारे बढ़िया, बहुत सुरेंद्र राणा जी जो है वो फनार के हैं, उन्होंने उस गीत को लिया है, वो उसको कह रहे थे बनाएंगे। जी तो जी वो उस तरह से ही मैंने ये बर्थडे होता है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन है, हाँ हाँ बर्थडे के ऊपर भी एक लिखा है, होली है। अभी ये जैसे आते हैं ना, मतलब वो जो जो आधुनिक चीजें हैं, ये चीजें लिखनी भी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है हम जो धुन दे रहे हैं वो सीताराम चौहान जी जैसे जो मंजे हुए गायक हैं, और श्याम सिंह जी हैं, या नंदलाल जी, धुन को वाकई रोचक बनाने का शायद वो हमें उतना हुनर ना हो, तो लोग जुड़ भी सकते हैं, मिल के भी ऐसी रचनाएं कर सकते हैं। और मैंने ये भाई साहब को भी कहते सुना है, और मैंने भी खुद सुना कि हमारा एक मिशन बिछाई अमुक ना, एक लेना चाहिए मिशन कि जो फेडू पाको जो गीत हो, तो मतलब उत्तराखंड के एक तरह से राष्ट्रीय गान टाइप करो भाजी, तो बिल्कुल ना सही। उस स्तर का गीत जौनसार में भी हम एक बनाने की कोशिश करें। एक गीत हम लोग या तो जो हमारा पुराने प्रचलित गीत है उसको इतना उठा लें मिलके, या एक गीत हम कोई ऐसी रचना बना लें, 2-4 लोग मिल लें, 5 लोग मिल लें, और एक रचना ऐसी भी कर लें। सर आऊंगा अभी 1 मिनट अगले प्रश्न के साथ, क्योंकि थोड़ा मैं नंदलाल भारती को लेना चाहूंगा। जी भारती जी जैसे श्याम सिंह जी ने बताया जो है खुद रचनाकार हैं, और जो है जोशी जी ने बताया रमेश चंद्र जोशी जी ने वो भी रचनाकार हैं, कि किस तरीके से नए दौर के जो युवा हैं या पीढ़ी कह लो, किस तरीके से जो है इनको मतलब इनके लिए एक गाने बनाए जाएं, किस तरीके से जो है इस को कहना चाहूंगी, कला और कलाकार केवल जो है त्योहारों तक, महोत्सव तक ही सीमित रह गया है, क्या इसका ये कहना सही होगा? अच्छा, ये राव जी और सभी लोगों को मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसी भी समाज का जो विकास का एजेंडा है वो लोक संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल मैं और सही, बिल्कुल आपकी बात से सर जी जी जी, मैं केवल सर इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा था कि हम लोग जिस स्थिति में है, मैं कलाकार के नाते और इसका जो प्रैक्टिकल भुगत रहा हूँ उसके नाते कह सकता हूँ कि जौनसारी संस्कृति हमारी 2 ब्लॉकों की संस्कृति है। हमारी एक मतलब कुल 57 कितने हमारी 39 खतों का हमारा एक दायरा है। हम लोग बहुत कम दायरे, तो आखिरकार वो व्यक्तिगत रूप से इस प्रयासों को करता रहता है। मैं सर बातें बहुत सारी बोली जा सकती है, और ये सामाजिक और जो सांस्कृतिक विजय है ये 1-2 दिन में भी नहीं हो सकती है। इसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन धन्यवाद देना पड़ेगा हमारे जौनसार बाउर के कलाकारों को जो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा फिर गाते हैं और बहुत अच्छे प्रयासों से मंचों तक पहुंचाते हैं। अगर आप उनकी व्यक्तिगत स्थिति देखेंगे तो गढ़वाल और कुमाऊं, इससे सर हमारे कलाकार कितने साधनहीन हैं, तो बहुत मुश्किलात है। मैं केवल एक जानकारी के लिए आपको ये बता देता हूं कि हमारे जो लोकवाद्य हैं जो हम लोग पिछड़ गए जिससे, जैसे खाल से बनने वाले जो बाजे थे हमारे यहाँ, चाहे ढोल है, दमाऊ है, नगाड़ा है, नगियारा है, हुड़का है, मुंदा है, प्रश्न पर आऊंगा तो ये भारती जी जी, मैं अपने प्रश्न पर आऊंगा, आएगा ये भी प्रश्न आएगा तो मतलब क्रम से आएगा। मेरा ये प्रश्न था कि कला और जी कलाकार जी जो है केवल जो जौनसारी संस्कृति में त्योहारों और महोत्सव तक ही सीमित रह गया है। जैसे हमारे टूर्नामेंट होते हैं जी त्योहारों में, उस टाइम हमारा जो है बड़ा उत्साह रहता है कि गोर जानो जी त्योहार जी ला गया, या कोई जो है जी टूर्नामेंट होता है उस टाइम, क्यों हम इस तक ही सीमित रह गए हैं? जी देखिए सर, हमारे हमारे लोक कला का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, कला का जो पश्चिमीकरण हो रहा है, हमारी जो गांव की एक सामाजिक और परंपरागत जो व्यवस्था थी, उसके लिए सर मैं तो केवल इतनी बात कह के कि जिस चीज का भी बाजार में भाव गिर जाता है फिर वो सस्ते दामों बेचना पड़ता है, वो चाहे कला हो, चाहे अपना हमारा साग फसल हो, या हमारा कोई और हुनर हो। हमारी लोक कला का इस समय पतझड़ का मौसम है, और ये लोक कला पश्चिमी संस्कृति के अंतर्गत पहनावा भी, हमारा खान पान भी, और हमारे रोज जीवन की मर्रा की जो हमारी व्यवस्था है जीने की, वो सभी इस दबाव में है।
अब इसके लिए सर सामूहिक प्रयास, क्योंकि ये सबके सामूहिक प्रयासों से लौटना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कलाकार के लिए पहले दर्शक चाहिए, कलाकार के लिए उसने जो अपनी रचनाएं तैयार करी है उसको सुनने वाले चाहिए। आज हम इतिहास की बात लिखते तो कौन सुनता है, आज हम लोग अपने कुछ रोजी रोटी की उसमें बात डालते तो कौन गौर कर रहा है। आज तो केवल मनोरंजन चाहिए लोगों को, इतना समय भी नहीं है लोगों के पास। तो सर जो जैसा माहौल अभी चल रहा है, समय परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, लेकिन इस मुश्किलात में, इस मुश्किल की घड़ी में, इस पश्चिमी आंधी में हम लोगों को कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए सर मंथन करना पड़ेगा। एक बार बिलोई या छिरनियाटी घुमाने से मठा नहीं बनने वाला। जी जी मैं शर्मा जी के पास आऊंगा। जी हाँ बताइए सर। एक इंटरवेंशन करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये जो सवाल बहुत ही अच्छा, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो देखो, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, आते रहेंगे, बदलाव पहले भी हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ भेज रहे हैं, एक रतन सिंह जौनसारी जी का युग रहा है। रतन सिंह जौनसारी जी ने जो हमारे गायन में एक निरर्थक पंक्ति होती थी, उससे उन्होंने जानबूझ के जबरदस्त उस पर जो है परिवर्तन किया। तो फिर नंदलाल भारती जी आए, इन्होंने उसको बिल्कुल जो आधुनिक उस समय जो टेक्नोलॉजी चल रही थी, टेक्नोलॉजी को अपनाया और गीत को घर घर तक पहुंचाया। इसी तरह अभी मैं देख रहा हूँ, जो ये सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं, हमारे गायन जो गीत पॉपुलर हो रहे हैं, आप यूट्यूब देखोगे भरे हुए हैं बच्चे, कोई भी किसी भी जगह जाके गा रहे हैं या उस पे उसको डांस कर रहे हैं और अपने अपने वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। तो ये, और तीसरी बात, कुछ चीजें जो अच्छी चीजें हैं जो जो वो घूम फिर के वापस आती है। मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो निरर्थक लाइन वाले गीत होते थे वो बड़े ही सरल होते थे। लोक संस्कृति की एक बड़ी वो, लोक गायकी की एक बड़ी एक विधा है, पर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सरल होना चाहिए, लोगों के जुबान पे आसानी से चढ़। तो निरर्थक लाइन वाले में गीत देख रहा हूँ, धुन भी अच्छी है, वो बड़े जल्दी से पॉपुलर हो रहे हैं अभी, वो वापस आने लगे। तो कुछ चीजें घूम फिर के वापस आती है, अच्छी चीजें हो जैसे भी हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू। जी शर्मा जी, बाबूराम शर्मा जी के पास आऊंगा मैं। शर्मा जी, नंदलाल भारती जी 25-30 साल से इस फील्ड में हैं। इनका कहना है कि दबाव है, कहीं ना कहीं बाजार में भाव गिर गया है, दर्शक नहीं है। क्या दर्शक नहीं है? आप तो खुद जो एक वीडियो डायरेक्टर हैं और 20-22 साल से आपका एक अनुभव रहा है वीडियो के उसमें, और जो खुद गायक भी हैं। देखिए मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा। मैं काफी हद तक आप सभी लोगों की बातों से मैं सहमत हूँ, बट मैं ये नहीं मानता कि जौनसार की संस्कृति लुप्त होने जा रही है। इस बात को नहीं मानता मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैंने 4-5 साल से गाना शुरू किया। आप सभी मेरी बात को सुन रहे हैं? जी जी। मैंने 4 साल से गाना शुरू किया और मैं उसको मूल रूप नहीं दे पाया। आर्थिक के कारण मैं उनकी जो गीतों की रिक्वायरमेंट थी वो मैं उनको नहीं दे पाया। लेकिन उसके बावजूद को मिलियन व्यूअर मिले, उसके बावजूद भी मेरे को मिलियन व्यूअर मिले। तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति के अंदर दम है और हमारी संस्कृति को सबको, आज आप बताइए जितनी भी उत्तराखंड की कोई सा भी गाना उठा के देख लो, घाघरा हमारे जौनसार का ही पहनाया जाता है, जेवर हमारे जौनसार का ही जाता है। जो 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 हमारी संस्कृति है, जो पुराणों से चली आ रही है हमारे यहाँ से, उसका ही उपयोग पूरे प्रदेश के अंदर 13 जिलों में उसका ही प्रयोग किया जाता है। बल्कि साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 80% हमारे लोक संस्कृति का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी पौराणिक चीजें चल करके आ रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम कलाकारों में कहीं चूक रहती है कि हम उसको प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। जी जी जी। अगर हम उसको, जो हमारे गीत और जो हमारी रचनाएं हैं, अगर रचना के साथ साथ में हम उसको, क्योंकि डिजिटल तो हमको करना पड़ेगा। मैं तो एक कमर्शियल संस्कृति कर्मी हूँ, क्योंकि मेरा व्यवसाय भी यही है, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ। मैं यहीं से अपनी रोजमर्रा का गुजारा भी करता हूँ। मैं अभी भी आप सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं गाड़ी के अंदर से लाइव हूँ आपके साथ। मैं उत्तरकाशी में हूँ और उत्तरकाशी के अंदर में वीडियो बनाने आ रखा हूँ। लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। मैं इसमें दोषी ठहराऊंगा सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, क्योंकि सरकार हमारे कल्चर के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट पारित करती है, लेकिन कलाकारों को, भारती जी बैठे हैं हमारे सबके संभाग के सीनियर हैं,
आपने काफी समय से आप बताइए कि आपको क्या योगदान मिला संस्कृति विभाग से या प्रदेश की सरकार, क्योंकि किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए उसको आर्थिक रूप से मजबूत होना सबसे पहले जरूरी है। ये भी मैं एक गीत रखूंगा, आप लोग दिवाली में उस गीत को गाते थे, कोला रानी है रात बियाणी होनोड़ी थाने जी रात बियाणी, ठीक है। तो दिवाली में उसको माता की पूजा के विदा पे लिया गुरु शाको बेपाई कुखड़े भ्याणो बांको, बेपाई कुखड़े भ्याणो बांको लाई पाओ दियाड़े नाम टांको, बोजाई थाने दी देव पूजाएं घांडी ब्यूजी रातड़ी डांडी कांटी। तो क्या है कि हम लिरिक्स को और अपने जो हमारी जो मूल संस्कृति है हमने उससे पिछड़ना नहीं और हमने हारना नहीं है, लेकिन ये है कि हमने इसमें मजबूती लानी है। जैसे श्याम सिंह तोमर जी कह रहे थे कि लोग बाहर को जा रहे हैं, मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ सहमत? क्योंकि हम उसको मूल रूप नहीं दे पा रहे। हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम जो है उसको क्योंकि डिजिटल तुमको करना पड़ेगा। आज ट्रेड है, आज वर्ल्ड वाइड, जैसे जोशी जी ने कहा, ये भी नंदलाल भारती जी को एक गीत तो बिड्रू ना मानी मेरे जानो चूड़पुर, जैसे कुमाऊं का गाना था बेडू पाको 12 माह से, वैसे हमारा बिड्रू ना मानी जो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी वो गाना चला। और ये हमारे लिए फक्र की बात है कि जौनसार की बोली भाषा को, छोटे से क्षेत्र की बोली भाषा को पूरा देश पूरा विश्व सुनता है। मैं सीताराम जी के पास आऊंगा। सीताराम जी, अभी जी, शर्मा जी ने बताया, मैं आप लोगों से माफी चाहूँ, मैं डिबेट से थोड़ा बाहर होना पड़ रहा मेरे को, क्योंकि मेरे को रात को रेजिडेंस नहीं मिल पाएगा। मैं रास्ते में सड़क पे खड़ा करके मैं आप लोगों के सम्मान के, मैंने कहा चलो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी कि आप सब लोगों से मेरी मुलाकात हो जाएगी और मैं आप लोगों के पास अपनी बात को रख पाऊंगा। मेरे साथ आप बच्चे भी बैठे मेरे गाड़ी में पीछे, और मैं जो है चाहूंगा आप सब लोगों से, बिल्कुल और फिर बिल्कुल कभी अवसर अपने मन की बात को रखेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रास्ते में हैं। धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से पुनः एक बार प्रणाम। जोशी जी हो गए, दोनों जोशी जी। धन्यवाद 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 शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, शुभकामनाएं शर्मा जी, सभी लोगों बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा जोशी जी, थोड़ा सा भारती जी जो डिजिटल टाइप है, अगर हम थोड़ा म्यूजिक में डिजिटल टाइप लाएंगे, लाना पड़ेगा हमको, तो ऐसा नहीं। जी जी, मैं सीताराम जी के पास आऊंगा। सीताराम जी, जी राव जी बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पे जो सरकार को भी आगे आना चाहिए, और मतलब इसका जो है मेहनताना कह लो या कुछ कह लो, नहीं मिल पाता है। आप किस तरीके से देखते हैं? हमने तो राव जी 20-25 साल का ये सफर हुआ है, हमने कोई सरकारी एड हमें आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। हमने अपने शौकिया तौर पे जो है गाया है इस लोक संस्कृति के लिए, और अब शायद थक भी चुके हैं छोटा मोटा फिर भी कर ही रहे हैं प्रयास। तो इसमें जो है कलाकार भी टूट जाता है, जिसका मनोबल टूट जाता है अगर कलाकार के लिए कुछ इस तरह का कोई प्रोत्साहन ना मिले, तो मेरा मानना है कि कलाकार कहीं ना कहीं फिर उससे जो है टूट जाता है। रही बात अभी शर्मा जी ने कही कि जो है थोड़ा डिजिटल हो गया है आज के तारीख में, तो थोड़ा सा हमको भी बदलना पड़ेगा। विशेषकर हमारे जौनसारी गीतों के लिए क्या हो रखा है, राव जी, भारती जी जैसे महान हस्तियां बैठी हैं, जोशी जी जैसे महान पुरुष बैठे हैं, तो हमने देखा है इस दौर में, लोक संस्कृति के दौर में, कि हिमाचल की हमारी जो संस्कृति है वो क्यों हमसे आगे हैं, गढ़वाल की संस्कृति लोकगीत हमसे क्यों आगे हैं। इनके म्यूजिक जो इनका जो है अपने लोग इन जो म्यूजिक से सीखे हुए हैं, चाहे वो कई स्टूडियो में रखे हैं, इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर है सारे इनके अपने, हमें इनके यहाँ जाना पड़ता है, चाहे वो गढ़वाली म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे हिमाचली म्यूजिक डायरेक्टर हो। लेकिन जो हमारे जो जौनसार की जो मेरे हिसाब से जो हमारी असली जो लोक गायन की जो विधा है वो उनसे शायद नहीं बच पाती मेरे हिसाब से, वो हमको उसको मूल रूप नहीं मिल पाता उस गाने के लिए, तो ये भी एक शायद एक कारण है। तो मेरा मानना ये है कि जो अगर हमारे जौनसार के भी कुछ ऐसे लोग म्यूजिक से जो सीखे और जिनको अपनी ताल का तो हमें खुद ज्ञान रहता है कि हमें ये हारुल में क्या बजाना है, जो इस तरह के तांदी गीत होते हैं उसमें क्या बजाना है। अब हारुल लग रही होगी और उसमें जो है ढोलक बज रहा है, तो ढोलक से तो हारुल की ये थीम आएगी नहीं। तो मेरा मानना है कि भाई जो हारुल वाले तो ढोल और दमाऊ निशा को बाजे, वो हमारी जो असली परंपरा है वही बजेगी, और वो
मेरे हिसाब से जो है वापस टर्न होती है, आज के तारीख में वापस टर्न हो रहा है। ये अगर जहाँ हारून लगती है, देखा होगा आप सभी ने भी, शादी ब्याह में कहीं भी हो, प्रोग्राम फंक्शन हो, अगर ये दूसरे गाने लगते तो एक एका दुक्का ही नाचते। अगर हारून कहीं बज गई तो बुजुर्ग से लेकर उठ खड़ा हो जाता, उस हारून को नाचने के लिए मजबूर हो जाता। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है। कुछ गीत ऐसे हैं जो आपके हमारे जो, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो महोत्सव किस तरह कोई सा भी हो, लेकिन अगर जो हमारा लोकगीत जो हारुल जब बजता है ना, तो उस समय मेरा मानना है कि सारा सभी लोग जो है उसके लिए नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अपना जी, अपना तो आ हारुल की जाता है उन अगर लोगों हम बात, आपने हारुल की बात करी है कि ठीक है, में। जी हारुल पे तो लोग बाग कहीं ना कहीं जो है अपने अंदर वाइब्रेशन भी आता है, नाचनों की भी, जी वहां पर नाचना, जी लेकिन जी बाकी सुना तो दो ना सीताराम जी, जी जी। आपकी कोई पॉपुलर हारून का एक लाइन सुना दो। हाँ हाँ बिल्कुल। देख रहे हैं। पॉपुलर हारुल भाई जी हमने ऐसे तो कहीं गाई नहीं है, नहीं नहीं, पर बहुत है आपकी, बहुत है। अभी हमने देवरे थोड़ा सा एक देवरे बाजन हिमाचल, ढोल हो, देवरे बाजन ढोल। नहीं वो एक वो आपने नहीं, डराया कि आपने हारुल बनाई थी, बहुत अच्छी हारुल थी, चालदा वो महाराज की। वो एक संदेश थे चालदा महाराज की हारुल। लेकिन हमने एक जो हिमाचल में हमने सुरेंद्र ने के यहाँ एक हारुल करी थी, सुप नोटे झाले, वो बड़ी अच्छी, मतलब आप वो होगी जो जिसको जो उस हाँ, तरह की वो चटपटी अब हारुल थी, वो उसमें ज्यादा डिमांड चल करती रही, है, उसकी एक लाइन मैं सुनना आपको चाहते सुनाता हैं हूँ। कहीं ना कहीं। जी जी। बोले सौदा रोई गोए झालिए सुपनोटे झाले, सुपनोटे झाले लो, सुपनोटे झाले। ओ काओ बाइया चियो रे शाउटी काड़ा बाशोला, ओ काओ बाइया चियो रे शाउटी काड़ा बाशोला। सुत बिहुजे सुपनोटे पोणिया रे चाले, पोणिया रे चाले लो, पोणिया रे चाले। मतलब इसमें हमने दो हारुलों को जो है मिक्स किया था, हमने भी इसको थोड़ा मॉडलाइज किया था, लेकिन अच्छा, बल्कि इसमें एक डांस अगर आप लोगों ने देखा होगा आज की तारीख में फेसबुक पे, उसमें कोई किसी ने वो उसकी वीडियो कोई विदेशी कोई उसमें उसमें कोई विदेशी उनका डांस डाल रखा है, तो वो 2-3 लाख से ऊपर पहुंच गया अभी अभी जस्ट में। तो इसलिए थोड़ा सा मैं, आज मेरी आवाज भी थकी है, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, गा भी नहीं जी, पा रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों के फिर भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा आपने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं 2 दिन से थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, थोड़ा सा मैं गा नहीं ध्यान पा रखे रहा अपने हूँ। स्वास्थ्य का। जी जी मैं जोशी जी के पास हूँ, कुलानंद जोशी जी के पास। जी जोशी जी, जी जी। आपने ही बताया था कि नए नए विषय आने चाहिए, और आप जो खुद भी लेखक भी हो, आप गाने भी लिखते हैं, किस तरीके के विषय आने चाहिए जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसको स्वीकार करे, बजाय हिमाचल या कहीं और जगह जो है भटके। क्योंकि हिमाचली भी कहीं ना कहीं, अगर हमारी अभी सीताराम जी ने कहा कि हारुल बड़ी फेमस होती है, वो हमारी ही हारुल कुछ गा रहे हैं और फेमस कर रहे हैं। क्या ये म्यूजिक का कुछ जो है लगता है आपको कि कमी है, हमारे यहाँ स्टूडियो नहीं है, या कुछ और है? नहीं, म्यूजिक में देखिए, म्यूजिक में काफी युवा लोग अब आ चुके हैं जौनसार पावर से। और एक जो है टिमरा गांव के भी हैं श्री कृपाराम जी जोशी जी जी, वो जी जी शास्त्रीय संगीत के संगीतकार हैं, जी लेकिन वो जौनसारी गीत भी उन्होंने उसमें म्यूजिक दिया है। एक लड़का बहुत ही, जो जिसने कभी पढ़ाई के नाम पे स्कूल में कदम नहीं रखा, मेरे गांव का ही है, भद्रू, भद्रू डी कश्यप लिखता है वो। तो जी कालसी जी में उसने भी अपना एक प्रयास किया है, और कुछ गीतों में उसने बहुत ही गजब की जो है धुनें मुझे सुनने को मिली। तो जी जी इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मेरा एक सुझाव रहेगा कि जितने भी हमारे कलाकार हैं, श्री नंदलाल भारती जी उसमें लीड ले सकते हैं, और मैं और रमेश जोशी कई बार इस मुद्दे पे विचार मंथन कर चुके हैं कि हमको एक कोई ऐसा संगठन तैयार करना है जिसमें कोई पद नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो जी कलाकारों के हितों को आगे बढ़ाए, और कम से कम साल में एक मौका ऐसा आए, साल में एक जगह एक जितने भी हमारे कलाकार हैं
मंझे हुए कलाकार और जो नवोदित कलाकार हैं, तो कोई मंच उनको मिले और उसमें हम उनको पुरस्कृत भी करें और सिंबॉलिक भी होगा वो, और पुरस्कृत करने से एक जो नए कलाकार हैं उनके लिए प्रेरणा रहेगी कि देखो श्री सीताराम चौहान जी ने इतनी बढ़िया हारुल बनाई, उनको ये विशेष पुरस्कार दिया गया, या श्री श्याम सिंह चौहान जी ने इतना बढ़िया मधुर गीत लिखा, एक नए विषय पे गीत लिखा। तो अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार हम दे सकते हैं, और जो जौनसार बावर के जो संपन्न लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता हम ले सकते हैं, उनसे हम स्वेच्छा से अंशदान ले सकते हैं कि भाई हम यहाँ के कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए ये एक सालाना एक हम इवेंट करना चाहते हैं। तो जैसे हारुल की श्रेणी में नए विषय पे किसने गीत लिखे हैं उसकी श्रेणी में, या कोई बिल्कुल ही नया कलाकार, कोई बच्चा, कोई बाल कलाकार उभर के आ गया, जैसे छोटे छोटे बच्चों के आवाज में भी गीत सुनने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ से, तो एक वो बहुत बड़ा प्रेरणापद है कि जो छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। एक पुरु खत का एक बच्चा था, उसने कष्टा के ऊपर कोई हारुल गाई थी, मैंने सुनी थी। तो और दूसरा जो ये नए बच्चे हैं, इनको जो बड़े बुजुर्ग कलाकार अब कहलाएंगे, जैसे सीताराम चौहान जी हैं, तो वो उस इवेंट में उन बच्चों की मुलाकात उन मंजे हुए कलाकारों से भी कराया जाए, उनका मिलन कराया जाए। तो ये एनुअल इवेंट हम सोच सकते हैं, उसमें श्री नंदलाल भारती जी को लीड लेनी पड़ेगी। ग्राउंड पे वो है जोशी जी, श्री रमेश चंद्र जोशी जी दिल्ली में है, मैं अभी बाहर हूँ अंडमान में, मैं भी दिल्ली देर सवेर पहुंचूंगा। तो और भी ढेर सारे लोग जो आज इस मंच पे इस वार्ता में नहीं है, उन सबको, खजान दत्त शर्मा जी है और भीम सिंह चौहान जी हैं, तो कई कलाकार हैं, और जो और धर्मेंद्र परमार, सन्नी दयाल, शांति वर्मा, तो कई लोग हैं। तो उनको एक बैठ के इसका प्रारूप तैयार करेंगे, और वो फिर पूरे क्षेत्र में ही नहीं, हिमाचल में, गढ़वाल में एक संदेश जाएगा कि भाई जौनसार बावर का ये इवेंट हुआ, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस साल हनोल में करें, दूसरे साल लाखा मंडल में करें, तीसरे साल कुआनू में करें, चौथे साल पजीटी लानी में कर दें। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, तो पूरे इलाके का भ्रमण भी हो जाएगा और संदेश भी जाएगा। मेरा ये सुझाव है। सर एक मिनट, आपने मंझे हुए कलाकार की बात करी आपने जी जी आपने मंझे हुए कलाकार की बात करी और आप स्वयं एक कलाकार हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से भी एक थोड़ी पेशकश, क्योंकि आप खुद भी गाने लिखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। और जोशी जी, मैंने जो गीत लिखा था 1994 में एक गीत लिखा था, तो उसमें वो गीत लिखने में मुझे प्रेरणा मिली जो छोड़े भारत होते हैं। तो छोड़े भारत जो उसकी शुरू की लाइन थी, वो छोड़े भारत की लाइन से ली गई थी। वो बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट है कि भाई जी हाँ, दूसरा जीवन जी हसी बोलानो बाटी खानो ओणे बाटो पानी ना पीणो दुई दुसुरा जियोणा माणिशो दुई दुसुरा जियोणा माणिशो आपु भी जियो दो और भी जियोणो आपु भी जियो दो और भी जियोणो दुई दुसुरा जियोणा माणिशो जियोणा माणिशो जियोणा माणिशो कड़ी जुग काई उताना हांडे आदमियों सोकाचे माटी रे बांडे कड़ी जुग काई उताना हांडे आदमियों सोकाचे माटी रे बांडे बिगाने गोडिंदे कदिनु हांडिया बिगाने गोडिंदे कदिनु हांडिया अपड़े बाटांदो आपू ही चलणो अपड़े बाटांदो आपू ही चलणो दुई दुसु का जियोणा माणिशो जियोणा माणिशो जियोणा माणिशो आपू भी जियो दो और भी जियोणो आपू भी जियो दो जोर भी जियोणो जियोणा माणिशो जियोणा माणिशो। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हम तो इस गाने के बहुत ही मुरीद थे उस समय। नहीं अभी और आप लोग फिर भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भारती जी के पास आऊंगा। भारती जी,
जी कुलानंद जी ने बोला अभी कलाकारों के हित में बात होनी चाहिए, और आपका कहीं ना कहीं नाम लिया है। आपका माइक म्यूट है, इसे अनम्यूट कर दीजिए माइक। नंदलाल जी, भारती जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भारती जी का नेटवर्क नहीं है। मैं जोशी जी के पास हूँ, जी, रमेश जोशी जी के आप मेरी पास। आवाज आ रही है सर? आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं, बीच में हेलो रुक गई थी। जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जैसे हाँ अभी रावत जी, जी कुलानंद जोशी जी ने बोला अभी कि अब आ कलाकारों रही के। है सर? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं सर दोनों जोशी जी का सामूहिक रूप जी, हाँ बोलिए। जैसे कुलानंद जोशी जी ने बोला कि कलाकारों के हित में बात होनी चाहिए, और आपका कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है कि आप उसका तो नेतृत्व करें। मैं सर ये था, एक बात तो कही थी रमेश चंद्र जोशी जी ने कि जो हमारी निरर्थक लाए। जी, हाँ बोलिए। मैं सर ये कह रहा था इसमें कि कलाकारों के हित का, जैसा बाबूराम शर्मा जी ने भी कहा कि हमको सरकार को दोषी मानना चाहिए, तो मैं सर इसमें मैं इसमें ये कह रहा था कि एक पता नहीं वाडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से या एक सर्वे हुआ था उत्तराखंड में कि जौनसार की संस्कृति की दशा वर्तमान में क्या है। तो करीब 30% संस्कृति बची है गांव में, गढ़वाल में, और 40 के करीब बची है कुमाऊं में। और अगर सर हम अपनी संस्कृति गांव में देखते तो हम लोग आज भी 80% अपने पूरे त्योहार, पूरे गाने गांव में हैं। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे संस्कृति का विलुप्ति का और एक मतलब बुरा दौर था, वो लगभग समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया। अब सब कुछ हमारा लौट के वापस आ रहा है, चाहे वो मेले हो, चाहे वो गायन की पुरानी विधा हो, चाहे वो लोक वाद्यों का वादन हो। तो एक बात तो सर ये अच्छे संकेत है कि हमारी संस्कृति स्कूल में सिखाने के लिए नहीं जाएगी। जैसे गढ़वाल और कुमाऊं में है, वहाँ भातखंडे हैं, वहाँ संगीत के विद्यालय हैं, वहाँ संस्कृति को, लोक संस्कृति को स्कूल में सिखाई जाती है। और जौनसार में अब वो फिर आंगन में जिंदा हो गई है, वो हमारे डांडों में जिंदा हो गई है, वो हमारे मेलों में जिंदा हो गई है। तो सर जी कलाकार हमारे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग अगर गांव के गीत गा रहे हैं हारून, तो हमारे कुछ कुछ हैं जो हिमाचल में जाके गा रहे हैं। तो लोक संस्कृति के हमारे जितने भी कलाकार अपनी अपनी विधाओं में महारत किए हुए हैं। एक बात उन्होंने बोली, बीडी कश्यप। और नंदलाल भारती जी का कहीं ना कनेक्शन कट गया है। मैं जोशी जी के पास आऊंगा, रमेश जोशी जी के पास। जोशी जी, जैसे बात हो रही थी कि कला और कलाकार केवल जो है त्योहारों तक सीमित होकर, त्योहारों की अगर बात आती है, उस पर आपने कहा था कि अच्छा विषय लगा आपको भी। त्योहारों की बात आती है तो त्योहारों में कहीं ना कहीं डीजे करण हो गया, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी। मैं कल भी देख रहा था कुछ गाँव में ऐसे वीडियोज आए कि डीजे लगा रखा है और वो जो है जागड़ा मना रहे हैं। तो इसका अल्टरनेट आपके पास, आप भी कहीं बातचीत कर रहे थे कि ढोल वादक या ढाकी वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे पिछले आपके कार्यक्रम में चर्चा भी हुई थी, तो मुझे थोड़े सुझाव मैंने उस समय भी दिए थे। जी जौनसारी और हिंदी हम जो है। हेलो हेलो। नहीं, वो भारती जी का नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब है। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो ये जो डीजे करण है या जो टेक्नोलॉजी जिस भी तरह से आती है, डिजिटल हो, डीजे हो, देखो जी टेक्नोलॉजियां तो आती रहेंगी। हेलो टेक्नोलॉजी पहले भी थी, पहले भी आप अपने समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी होती है आती चली जाती है। जी जी जैसे जी अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे देखेंगे खंजरी, जैसे खंजरी, हाँ हाँ जी खंजरी हमारे यहाँ नहीं बनती थी। जी बाहर से, उस समय के जमाने में बाहर से लाते थे खंजरी, तो खंजरी कहीं और बनती थी, हम लोग लेके आते। तो डीजे भी उसी तरह से डीजे, लेकिन एक जो वायर्ड जिसको बोलते हैं ना, एक हेलो शून्य फिलअप कर रहा है। जी 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 आ रही है आवाज। तो डीजे का एक बहुत बड़ा रोल, डीजे हो या डिजिटल जो सोशल मीडिया है, ये हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। जी हम देखेंगे दिल्ली जैसी संस्था, हमारी जो दिल्ली संस्था साल में कार्यक्रम करते हैं,
ईयर दर ईयर, साल दर साल जो इसमें प्रतिभाग होता है यंग बच्चों का, वो बढ़ता जा रहा है। नहीं सर, प्रश्न ये था मेरा कि जो अभी मैं त्योहारों पे आया था, वो थोड़ा आगे चले गए शायद, कि जो है यहाँ पर इसको कांडी नृत्य है, जो गाने हैं, जो त्योहार हैं, इसको दोबारा से उस पे पटल पे लाने के लिए जिस चीज का महत्व था, आपका एक शायद विषय भी रहा था, उसकी मैं बात। आपसे एक बार चर्चा भी कर रहा था। जी मुझे जी अपने गांव में मैं एक प्रयोग करने के तौर पे मैंने कोशिश की थी, जी हालांकि वो अभी ग्राउंड पे उतरा नहीं। जी और मैंने ये सुझाव दिया था कि जो अपने गांव के जो पुराने जो अच्छे नृत्य करने वाले हैं, आकाश जो अच्छे आंडो ना, हाँ और कोई अच्छे गायक हो, उनको डांस डायरेक्टर गांव का नियुक्त कर दें, गांव की तरफ से डांस डायरेक्टर मनोनीत कर दें जो सीनियर हो, और वो जो प्यार आने वाला है, कोई शादी ब्याह आने वाला है, 8-10 दिन पहले से गांव पे लड़के लड़कियों को उसको ट्रेन करें, उनको और नए बच्चे अपने स्टेप जोड़ सकते हैं और वो अपना सिखा सकते हैं मिलजुल के, ताकि वो उसमें ग्रोथ हो। हमारे जो डांस के तरीके हैं, आप ना हिमाचल में देखेंगे हमारे जो हारूल है या डांस के तरीके हैं, वो बड़ा प्रयोग करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं। एक बादी में एक यूनिवर्सिटी है, उसका यूट्यूब में हारूल वगैरह के जो अलग अलग तरह से बच्चों ने प्रयोग किए हुए हैं, वो एनुअल डे में फंक्शन जब करते हैं उसके लिए रिहर्सल 1 महीने 15-20 दिन से बच्चियां प्रैक्टिस करते हैं, टोटली अलग अलग स्टेप, लेकिन सब बड़ा अच्छा लगता है, उसमें कोई पाश्चात्यकरण नहीं दिखता, हमारे ही स्टेप को थोड़ा इनोवेट कर लेते हैं। और हर एक बच्चा, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है जो मैं ये डांस डायरेक्टर के थ्रू चाह रहा था कि मेरे गांव में कम से कम स्टार्ट हो। एक बंदा है भी, उसको हमने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वो इतना शौकीन है कि वो खुद नहीं रुक पाते, तो हमने उनको कहा आप थोड़ा रुकिए, आप इनको सिखाइए और आगे ताकि ये ग्रोथ हो इसमें। तो वो जो है हर जो पंक्ति में हर एक बंदा है, पंक्ति में हर एक बंदे को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ आगाशा लागी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो आगाशा हो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह से गायन में है, तो गांव में अगर गांव लेवल में सुधार करना है, जैसे पहले मतलब हर रोज करीब करीब गांव के आंगण पुंडे पंच के आंगण पुंडे गीत बादलावत है, वो अगर ना हो तो कम से कम प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस करें, तो उस तरह से। दूसरा मैं इसमें मैंने जो पीछे भी कह रहा जो हमारे डाकियो, हम उनको कहेंगे म्यूजिशियन, हमारे बिला के ना डाकियो है, रणसिंह वादक है, करनाई वादक है और इंस्ट्रूमेंट वादक है, उनका थोड़ा सम्मान बढ़ाने की जरूरत है। सम्मान उनका बढ़ेगा, उनका रेम्यूनरेशन उनके बजाने के का अपने कार्य करने के बदले में जो मिलता है मानदेय, वो बढ़ जाए। और वो बढ़ सकता है, एक तो गांव अपने तरफ से कुछ तय करे, कैश उनको मिले, आमदनी उनको हो, और एक जो ये बजट आता है संस्कृति विभाग का, जो ब्लॉक के थ्रू, प्रधान के थ्रू आना चाहिए। प्रधान का जो बजट है उसमें एक हिस्सा संस्कृति के लिए हमको, क्योंकि पंचायत लेवल में वो डिसाइड कर सकते हैं, ग्राम सभा लेवल पे तय कर सकते हैं कि वो बजट को कैसे कैसे किस किस मद में खर्च करना है। एक हिस्सा जो गांव के म्यूजिशियन है उसको जाना चाहिए। अगर वो गांव में नाकाफी है, एक गांव, एक ग्राम सभा मतलब अब कम रह गए, लोग पलायन कर गए, कोई जॉब में चला गया, कोई कहीं चले गए, तो 2-3 ग्राम सभा मिलके इसको करना चाहिए। तो उनका कुछ मंथली उनको पैसा मिले, अलग जो आगे हम तैयार देवत है, तो डाकी के या जो म्यूजिशियन मैं बोलूंगा उनको, वो उनके लिए उस समय से आगे तैयार देवत है। पिछले जमाने में तो अच्छा खासा होता था, लोग आगे पीछे भी थोड़ा थोड़ा देते थे, लेकिन आज के तारीख में कैश इकोनॉमी है, कैश सभ्यता है, कैश समाज है, इसमें कुछ अगर नहीं मिलेगा उनको, मतलब आर्थिक रूप से कुछ मिलेगा नहीं है ना, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो नेचुरली छोड़ देंगे, तो छोड़ेगा, दूसरी चीज करेगा या कहीं और चला जाएगा, तो आके बजाना मुश्किल है, भले उनको शौक हो। मैंने अपने गांव के कई वादकों का आपको उदाहरण भी दिया था, हर गांव में बहुत अच्छे गायक हैं, कम से कम 3-4, हर गांव में बहुत अच्छे वाजगी हैं, जो अच्छे मतलब थोड़े से अच्छी खासी तादाद में है, वो वापस डीजे से हटके उस पे हम लोग आ सकते हैं वापस। जी जी मैं कुलान जी के पास आऊंगा। सर ये जी अभी बात करी है रमेश जोशी जी ने कि अगर जो है गाने कहीं ना कहीं जो अगर उसको इम्प्रूव करना है उसको, तो हमें जो है बाजगी पे फोकस करना पड़ेगा, उसका जो है मनोबल उसका बढ़ाना पड़ेगा, उसको वापस लाना पड़ेगा। इस पे क्या कहेंगे जी? उसमें अब स्थिति यह है, वो एक चुनौती है। चुनौती इसलिए कि जो बड़े बड़े गांव हैं
उदाहरण के लिए मैं अपने गांव का उदाहरण दूंगा। 50 परिवार वहां निवास करते हैं, तो काफी लोग तो विकासनगर और सेलाकुई की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। तो गांव में वो जनसंख्या होनी चाहिए, वो समूह होना चाहिए जो गीत गाए, जो नृत्य करे, तो बाजगी भी जो है वो उसके लिए भी काम हो सकता है। हाँ, श्री रमेश चंद्र जोशी जी ने जो कहा कि ये कैश इकोनॉमी है, कैश क्या, आज की डेट में तो मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पहले क्या था, हम खुद, हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो जी, तो पहले जो कैश जो है, हार्ड कैश होता नहीं था। हम खुद जब पढ़ते थे 50 पैसे भी चक्राता के लिए मतलब मिलते नहीं थे, कैश हैंडल नहीं हो पाता था। तो आज की डेट में कैश की बहुत अहमियत है, और उसके भी श्री नंदलाल भारती लीड ले सकते हैं। उन्हें हरिद्वार में एक बहुत बड़ा वाद्य यंत्रों का, और जो वाद्य यंत्र को बजाने वाले कलाकार हैं अलग अलग तरह के, उनका एक बहुत बड़ा समागम किया था हरिद्वार के अंदर। तो वो लीड ले सकते हैं कि उनके भी जो रेट्स हैं वो फिक्स होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ समाज है कि भाई शादी में दहेज नहीं देंगे, शादी में मतलब डीजे नहीं बजेगा, इसी तरह ये रेट्स भी अगर फिक्स हो जाएंगे तो लोग उसमें रोजगार उनको घर बैठे मिल जाएगा, अपने गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसको उससे जोड़ना चाहिए। जैसे रमेश जोशी जी ने कहा, उसको संस्थागत रूप देने के लिए नंदलाल भारती लीड ले सकते हैं, और बहुत इसमें अच्छे परिणाम आ सकते हैं, और उनको भी पुरस्कृत करना चाहिए। केवल जैसे श्री सीताराम चौहान जी ने बढ़िया हारून गा दी, या श्याम सिंह चौहान जी ने गीत लिख दिया, वैसे जो वाद्य यंत्र वाले हैं उनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। जी, आप म्यूट हैं महावीर जी, आप म्यूट हो। सीताराम जी, मैं आपके पास कहूंगा कि जैसे अभी जोशी जी ने भी कहा, रमेश जोशी जी ने भी, कुलानंद जोशी जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। जो हमारे बाजगी हैं उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान करना पड़ेगा उनको दोबारा। अगर वो उस फील्ड में आते हैं दोबारा, तो कहीं ना कहीं कल्चर लौट आएगा। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना भी रावत जी ये है कि आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह में, हमारे यहाँ कोई शादी का कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारे गांव में मैंने देखा जहां बाजगी अपने उनके गांव से जो पलायन कर चुके हैं, और वो किराए के जो है बाजगी जो आज के जो उन्होंने भी अपना बदलाव करा है, उन्होंने भी जिनके अपने संगठन बने बाजगियों के भी, मतलब उनका पूरा बैंड बना है, उनके लिए हम बिल्कुल पैसे इन कैश पैसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, कर रहे काम तो कर रहे हैं सारा उसका बजाने का, शादी ब्याह में पूरा ले, चाहे वो 10,000 ले चाहे 20,000 लेते हैं। तो हमारे जो अपने गांव के लोकल जो बाजगी है उनको भी उसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, वो चीज मॉडलाइज करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो उनको जो है हमें बाहर से नहीं बुलाने पड़ेंगे, उनको पैसा इनकेश जितना हमने उनको देना है बाहर वालों को, जो दूसरे जो संगठन जिन बाजगियों का जो बना हुआ है बैंड जो बने हैं आज की तारीख में, तो अपने गांव के बाजगी उनको बखूबी आता है बजाना, एकदम ताल बखूबी बजाना आता है, तो वो बेहतर बजाते हैं उसको, उस चीज को, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है गांव स्तर पर भी। सर चलो जो बड़े गांव में तो थोड़ा बहुत, छोटे से गांव में भी है उनकी भी अपने अपने होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वो उनको कैसे रख पाएंगे हम, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो जोशी जी आप लोग सब इस बारे में थोड़ा सा अवगत कराएंगे हम सभी को। जी मैं नंदलाल भारती जी के पास आऊंगा, अब समय भी हो गया है और अंतिम छोर की तरफ जाते हैं। जोशी जी और चौहान जी, और हमारे साथ श्याम सिंह चौहान जी भी हैं, नंदलाल भारती जी भी हैं। सर वैसे हम जो ये कलाकारों की जो मुहिम है कला और कलाकार की, इसकी हम ये पहला आज कार्यक्रम करवा रहे हैं। हम चाहते हैं, बल्कि रमेश जोशी से बात हुई थी कि इसका हम जो है भाग निकालें, आज आपके साथ करवाया है, फिर नए दौर के जो कलाकार हैं जो आज के दौर के, उनके साथ फिर कुछ जन संवाद कराया जाए कला में ही। तो इस तरीके का हमारा जो डिजिटल सारथी की एक मुहिम है जौनसार बावर के लिए अभी तो फिलहाल स्पेशल, तो इसमें आप लोगों का सहयोग ये होगा सभी का। भारती जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 रावत जी, हाँ, मैं आपके पास आऊंगा
अंतिम छोर की तरफ कार्यक्रम है। जैसे अभी जोशी जी ने भी कहा कि कलाकारों के हित की बात करी है, और जो है कहीं ना कहीं जो है जो हमारे म्यूजिशियन हैं जिन्हें हम जो है ढाकी बोलते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहन होना चाहिए। और आपको भी खासी जिम्मेवारी दे दी है जोशी जी ने, कुलानंद जोशी जी ने भी कहा और रमेश जोशी जी ने भी कहा कि आप एक फॉर्मेट बनाएं। क्या कहना चाहेंगे इसके जी बारे जी में, किस तरीके का जो है होना चाहिए? हाँ जी 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 राव जी, ऐसा है अपना थोड़ा सा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत आने जाने का अनुभव है उसके आधार पर कहता हूँ। जिन लोक कलाकारों ने अपने प्रांतों से बहुत तरक्की की है, जैसे मध्य प्रदेश की पंडवानी है, हमारे उत्तर प्रदेश की नौटंकी है, और पंजाब का गिद्दा है, राजस्थान का हमारा कालबेलिया है। ये सर वो लोक नृत्य है जो मुकाम पर पहुंच गए और पूरे देश में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई। हमारा झारखंड का छाऊ है। जो हमारे लोक कलाकार है, ये पहली पहली जो जरूरत है वो है लोकवादकों की। बहुत सही सही आपकी लफ्ज आवाज पकड़ी सही है। नहीं आ रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है भारती जी। अच्छा, अब आ रही है सर? अब आ रही है आवाज, सर क्या? हेलो? हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ तो सर, जो ढोल को बजाने वाले हैं, जी ढोल दमाऊ को मढ़ने वाले हैं, जी उसको तैयार करने वाले हैं, पहली दिक्कत है कि उनका वो ढोल और वो लोकवाद्य अपना नहीं है। वो हमारे यहाँ लगभग साझा होता है, गांव का होता है। फिर उनको उसको जो एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मानते दूसरी बात है, लेकिन एक कलाकार के हैसियत से उनको गांव में जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक भी वो थोड़ा नर्वस है। क्योंकि वही कलाकार जब वो ढोल बजाने के लिए बैंड पार्टी बना के दूसरे गांव में जाता है। नहीं, हेलो, आ रही है सर आवाज? आवाज कट रही है। आप क्या वीडियो ऑफ कर दीजिए अपना, फिर आवाज शायद हो सकता है क्लियर आ जाए। वीडियो ऑफ कर दीजिए आप। अच्छा 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 अच्छा, वीडियो वीडियो ऑफ करता हूँ सर। हाँ तो मैं अब आ रही है जोशी जी आवाज? थोड़ा कुलानंद जोशी जी, भाई साहब म्यूट कर दें अपना हाँ शायद। हाँ हेलो जी हेलो, जी रावत जी, आ रही है आवाज? हाँ हेलो, तो मैं सर ये कह रहा था कि हमारे जो ढोल वादक है, वो लोग, उनका एक तो वो लोक वाद्य चाहे ढोल हो, रणसिंगा हो, वो अपना नहीं होता है। जी और दूसरा, उनको अब आज के समय में अपने गांव में वो प्रोत्साहन और वो कला के हैसियत से उनका उन मान सम्मान नहीं है। वही कलाकार जब वो पड़ोस के गांव में जाता है अपना बैंड पार्टी बना के, तो जी जी उसको पैसा तो मिलता ही है, लेकिन वहां थोड़ा बहुत मान सम्मान भी मिलता है। और दूसरी बात है, गांव में हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जौनसार साहित्य पहला ऐसा हमारा क्षेत्र है जहां पर सब कलाकार है। जी वहां पर जब आंगन में आते हैं तो बच्चे भी नाचते हैं, बुजुर्ग भी नाचते हैं, बूढ़े भी नाचते हैं, और बजाने वाले बजाते हैं। मतलब पूरा जनमानस जो है वो संगीतमय वातावरण में आ जाता है। तो विशेष किसी की ड्यूटी नहीं है वहां पर, वो सब। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा समय बदल गया है और लोग बाग जो है पश्चिमी संस्कृति के आधार पे, तो हमको सर लोक कलाकार को, जैसा जोशी जी ने कहा, कि उनका थोड़ा मानदेय फिक्स हो जाए, गांव के तरफ से उनका थोड़ा मान सम्मान हो जाए। और सबसे पहली बात है, उनका जो लोक वाद्य है वो उनको बिल्कुल फ्री में और उनका अपने उसमें खरीद के दे दिया जाए, ताकि उसका रियाज कर सके, उसको मेंटेनेंस कर सके, उसको तैयार कर सके। तो ये सर एक बहुत अच्छी पहल है। और जौनसारी संस्कृति के लिए आप जैसे लोगों का ये गांव में आना, क्योंकि आजकल ऐसा हो रखा है कि गांव में चले गए, बड़े बुजुर्गों ने गांव के आंगन में आना बंद कर दिया है, तो वो माहौल ही नहीं बन पा रहा है जो लोक संस्कृति का बनना चाहिए। तो सब लोगों की भागीदारी, हालांकि अब मुड़ के वापस आ गए हैं और सब लोग गांव में, जैसे जोशी जी ने कहा कि मैं अपने गांव में, आपने तो अपने गांव में नाचने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक एक मेल भी करा दी। जो गांव में बड़जड़ी थी, आपस के विवाद थे, वो भी सुलझा दिए। आप लोगों का आना और आप लोगों का शरीक होना, शामिल होना, वही लोक संस्कृति को लौटाने के लिए बहुत मजबूत कदम है सर। बाकी कुलानंद जोशी जी हमारे सीनियर रहे, हमारे मार्गदर्शक रहे, उन्होंने हमारे लिए कुछ जिम्मेदारियां जो चाहिए है सर, आप बाई फोर्स बाई ऑर्डर, आदेश स्वरूप आप हमको कहें, और जो भी हमसे कुछ बन पड़ता है हम लोग बिल्कुल उसको करते रहेंगे। थोड़ा सा ये था कि हम लोगों ने तो पहले भी एक सर्वे किया था जौनसार में, जिसमें सूरज सिंह चौहान जी ठाणा अब नहीं रहे, लच्छीराम शर्मा अणु अब नहीं रहे, भगत सिंह नेगी मलेता वो भी आज नहीं है, जगत राम वर्मा वो अकस्मात चले गए। हम लोगों ने करीब 30 साल पहले ये सर्वे करके करीब 30-35 कलाकारों का एक सर्वे करके अपना ये कार्यक्रम शुरू किया था। और
हमको केवल एक बार जब हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे तो भारत चौहान का फोन आया था कि यार कब तक ये हारुल करते रहोगे, कुछ नया करो। तो महेंद्र राठौर ने उनको जवाब दिया था कि सर भारती जी, आपकी हम आवाज लोगों का आवाज उद्देश्य साफ केवल नहीं आ हारुल रही है। बचाना है। भारती हेलो, जी, चलिए सर, तब तक आप ट्रांसफर कर दीजिए जोशी जी को या किसी को। मैं तो अपनी बात को ऐसे भी विराम देता हूँ कि नहीं नहीं, इतने विराम नहीं, आपकी सहजता। आवाज आवाज साफ नहीं आ रही थी। विराम नहीं, आपकी आवाज, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, आवाज साफ नहीं आ रही थी आपकी, थोड़ा घट। राव जी, पता भी नहीं चल पा रहा कि मेरी आवाज कहाँ से गड़बड़ हो जाती है और कहाँ चलो, अब थोड़ा, पे हाँ, मैं अटक अंतिम जाती है। छोर की तरफ हूँ जी, बिल्कुल, जी 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 जी, समय को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं श्याम सिंह चौहान जी को जरूर जरूर। बुलाना चाहूंगा। चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कुछ संदेश देना चाहें। काफी समय से खामोश बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस फोरम के माध्यम से? आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है, जो सॉरी, ऑडियो 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 बंद है आपका, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। श्याम सिंह जी, आपका ऑडियो बंद है। हेलो, ऑडियो बंद है आवाज आ रही आपका, है भाई? लाल बटन दबाइए ऑडियो पे। अब आवाज हाँ आ रही बिल्कुल, है? अब आ रही है। मैं बिल्कुल सुना बिल्कुल, चुप अब आ रहना था रही मेरा, है। ये मतलब आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी इन लोगों ने जिन्होंने भी ये जो भी कुछ कहा, मेरे को बहुत अच्छा सुनने में इतना आनंद आ रहा था जितने की बोलने में नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज। जी और जी, आप लोगों ने इनसे मिलाया, ये हमारा परम सौभाग्य है और आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी, अब आवाज हाँ आवाज बताइए। आ रही है? आ रही है आवाज अब? हेलो। जी हाँ, आ रही है, बताइए। अच्छा, मैं बहुत अब सर, मैं इस कार्यक्रम को अब जो है क्लोज करते हैं, क्योंकि समय भी काफी हो गया और आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग विषय हो गए थे जिसपे जो थोड़ा लंबा चलेगा। जी नाविक जी, जोशी जी। मैं एक पॉइंट बताना जी चाह रहा हूँ। जी बताइए। और ये जो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बाबूराम शर्मा जी भी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ प्रयोग होना चाहिए, और सीताराम चौहान जी ने जो कहा था कि हिमाचल में जो स्टूडियो वगैरह हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो जी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे हैं, जिस तरह से वो करते हैं। तो उनका संगीत हमने भी ये देखा है, उनके जब गाने आते हैं बहुत कुछ रोल संगीत का है। तो नंदलाल भारती जी लीड ले लें या कोई भी आप लोग लीड ले लें, हमारे यहाँ कुछ इतने सरकार का थाए ना पड़ दो रोनो, सरकार बेर जानो का भी एक मंच है। सरकार तो वैसे चलेगी जैसे हम चलाएंगे, हमारी बढ़िया सरकारें हों। हमें ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी होती कि सरकार से हम जो करवाना चाहते नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये प्रस्ताव देना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टार्टअप टाइप का कुछ शुरू करें, जो हमारे विला जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ट्रेनिंग कराएं, कि वो ट्रेनिंग करें। और कुछ स्टूडियो जैसे डब्ल्यू आर्या जी ने लाखा मंडल में बनाया है, वैसे अपने क्षेत्र के कोर क्षेत्र में शाया हो, चक्राता या त्यूणी हो, या मतलब इस तरह कहीं जो है ना एक आधा स्टूडियो ऐसा बने जो बिल्कुल मॉडर्न हो, आज नए नए इंस्ट्रूमेंट हो, और काफी लोग हम लोगों को सबको इन्वॉल्व करें। जो इन्वेस्टमेंट बोलो सा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर बन के, ये मतलब जो डोनेशन और जो फ्री लंच कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। जी कहीं ना कहीं आप फिर वो उस पर ऐसे डिपेंड हो जाते हो कि फिर घूमते रहते हो। जी हिमाचल ने कॉमर्शियल कर दिया चीज़ों को, तो कॉमर्शियल एलिमेंट अमुक लेना पड़ता, अमुक ऐसे स्टूडियो वगैरह इच्छा पड़ा अच्छे था ना, कम से कम एक बिल्कुल बहुत बढ़िया कोई हम स्टूडियो तैयार करो अपना ना। और तेंदे जो जो भी उसमें लगते हैं टेक्नीशियन, उनकी कहीं भेज के अगर 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग भी अगर करवानी पड़े, उनको एक्सपोजर देना पड़े, तो उसका हम अपने कुछ व्यवस्था करें खुद, जो हमारे बिला हम जागरूक। और डिजिटल सारथी आप लोग इसको पहल को आगे बढ़ा सकते हो, नंदलाल जी कर सकते सर, हैं, हम तो इसमें, चार मैं पांच कह, लोग मिलकर कुछ कर सकते जी हैं, जी ये जी, मेरा सुझाव था। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, जब थोड़ा नाम भी आपने ले लिया था, तो हम इसमें एज एक सीरीज चला रहे हैं अभी। तो जो वरिष्ठ कलाकार थे, आप लोग जो है, जिन्होंने जो है संजो रखा कहीं ना कहीं कला को, नंदलाल भारती जैसे 25-30 साल से, और आप लोग नौकरी भी कर रहे हैं और जो है इस चीज को भी, कला को भी कहीं ना कहीं संजो रखा है। कुलानंद जी कितने दूर बैठे हुए हैं, तब भी जो है समय दे रहे हैं। डिजिटल सारथी हम चाह रहे हैं कि, हमने ये सोचा है कि अभी ये कार्यक्रम है, अगला जो कार्यक्रम है वो हम लोग नए जो कलाकार है, नाम लिया था आपने सन्नी दयाल
और एक कुछ जो वीडियो लड़के बनाते हैं, अमित चौहान करके है, कुछ इस तरीके के नवयुवक हैं जौनसार के, जो कहीं ना कुछ कर रहे हैं कला के माध्यम से या अपने संगीत के उससे। तो हम भी उनके साथ आगे अगला कार्यक्रम, फिर अगला कार्यक्रम, कुछ इस तरीके से। लेकिन कहना आपका कि निष्कर्ष निकलना चाहिए, सब कलाकारों को एक मंच पे आना पड़ेगा और उसके माध्यम से जो है ये जो आपस में छींटाकशी कह लो, या हम जो है कहीं दूसरे क्षेत्र को हम दोषी मान रहे हैं, तो ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका भी मानना शायद यही है, ऐसा कुछ। तो डिजिटल सारथी के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस लगातार कला में जो हो, जौनसार बावर की जो संस्कृति और कला है, इसके हम अलग अलग कार्यक्रम करा रहे हैं और सभी कलाकारों के साथ कोई अछूता नहीं रहेगा, सबको लेंगे हम। लेकिन एक समय पे हमारी भी कुछ ये है कि हम 5 से 6 आदमियों को ले सकते हैं, अगली बार हम किसी और को ले सकते हैं जी। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैं कुलानंद जी के पास आऊंगा सर। अभी जोशी जी ने बताया, रमेश जोशी जी ने, कि हो सकता है कि जैसे कहावत है कि हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठ रहे, भगवान के भरोसे मत बैठो। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, लोग कलाकारों को भी, नंदलाल भारती जी कहीं ना कहीं गौर से देख रहे हैं, और श्याम सिंह जी भी। आपका म्यूट है सर, माइक म्यूट है आपका। अच्छा, ठीक हो गया? जी जी हाँ, जी आ गया सर, आ गया आ गया आ गया आ गया, आवाज आ रही है? आ गया जी, जैसा श्री रमेश जोशी जी ने बताया है और जी। नंदलाल भारती जी ने भी कहा है, तो ये हमको कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमको अंशदान लेना पड़े, खुद भी करना पड़े, लोगों से जो अंशदान दे सकते हैं, ताकि जो अलग अलग क्षेत्र के जो रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं और गीतकार हैं, गायक हैं, उनको अलग अलग श्रेणी में एक पुरस्कृत भी करना है, ताकि वो एक, आजकल तो मीडिया में तुरंत जो है बात फैलती है। हिमाचल में क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? क्योंकि वो जो समाज है, जो लोग हैं, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। वो कोई भी कलाकार आता है तो उसको बहुत, जैसे शिमला में नंदलाल भारती जी ने देखा होगा, सोलन में, शिमला में बड़े बड़े जमावड़े होते हैं। अगर उसमें एक 10 मिनट का भी किसी को गाने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ा उसका मतलब वो सुपर हिट हो सकता है, अगर उसके अंदर कला है। बिल्कुल जी। तो जी, उस तरह का प्रोत्साहन का कोई फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा। ना केवल गायक गीतकार, ऐसा भी हो सकता है कि ठेठ कोई गांव में कोई आदमी कुणिये मैशावा सको, लेकिन वो नृत्य बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो भी उतना ही गजब का कलाकार सिद्ध हो सकता है। जैसा एक नंदलाल भारती जी ने 1999 में, जी, नंदलाल भारती जी ने 1999 में एक प्रयोग किया था, वहां ओएनजीसी ऑडिटोरियम देहरादून में। स्वर्गीय श्री जगतराम वर्मा जी ने वो बिडरू वाला गाना गाया था, और उस पे चिलाड़ गांव के अर्जुन देव बिजलवाण जी ने क्या खूबसूरत नृत्य किया था। तो मतलब 10 मिनट के लिए जो श्रोतागण थे वो भूल गए थे कि वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कोई मतलब ऐसी प्रस्तुति बहुत दुर्लभ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हमको साल में एक ऐसा इवेंट करना है, जुड़ के करना है, आगे वार्ताएं जारी रहेंगी। और रमेश जोशी जी और नंदलाल भारती जी, सीताराम चौहान जी, श्याम सिंह चौहान जी, बाबूराम शर्मा जी, और जो संयोजक हैं महावीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मासू। एक पॉइंट है, और है एक पॉइंट। जी 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 बताइए जी। जो अभी जोशी जी ने, कुलान जोशी जी ने कहा, नंदलाल भारती जी ने कहा, एक थोड़ा फूड फॉर थॉट जिसको बोलते हैं, आइडिया दे देता हूँ जी। ये जो कलाकारों का संगठन और जो हम कुछ कर सकते हैं, हमको बहुत कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, हमें कुल्लू दशहरा मॉडल अपनाना है। जी। कुल्लू दशहरा मॉडल जिस तरह जो अपनाते हैं, जैसे करते हैं, उसमें एसडीएम या उसको इन्वॉल्व करते हैं, वो मॉडल स्टडी करके, और उसका 1 साल में एक बार चौकराते हैं, शायद अच्छी जगह रहेगी सबके लिए। वो सेंटर पॉइंट पे वो उस तरह का एक मेला होना चाहिए। वो 6-7 दिन का होता है, इतनी कला बाहर आ जाती है,
ट्रेड उसमें आ जाता है, अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं, स्टॉल लगते हैं, फूड उसमें आ जाता है। मतलब आप ये लोग कला और संस्कृति सबका एक बहुत बड़ा स्थान बनता है। हमारी कला, जौनसार बावर की कला जो है ना, वो हिमाचल से भी बहुत ज्यादा रिच है। जी जी अगर ये इसको मंच मिल गया ठीक से, तो आप लगा लीजिए कितने रोजगार का सृजन होगा कलाकारों का, तो जो है ना, मतलब आप इसकी सीमाएं नहीं है फिर कोई, अगर कुल्लू दशहरा मॉडल हमने कहीं अपना लिया अपने यहाँ। जी 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 थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का। और आगे भी जो है मैं चाहूंगा दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनका भी आप मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि आप लोगों ने जो है इतिहास को कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचाया है, अपने कल्चर को, संगीत को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है रावत जी बहुत बढ़िया। जोशी जी, सीताराम चौहान जी, चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। जो कलाकार यहाँ नहीं भी हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, सब लोग बहुत से गुणी कलाकार हैं, उनका भी आभार, अभिनंदन। जी सर, Thank सबको you. मौका देंगे सर, बिल्कुल सबको मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।